हाँ चलो हो गया, टेक्निकली सही हो गया अब। हम्म। रिचार्ज करवा दिया। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों ये कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, सर्वर डाउन, इस वजह से लेट हो गए। कोई ना। चलो, आवाज आ रही है? ओ, ऑनलाइन वालों। हाँ, वेरी गुड। गुड 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 गुड। चलो इधर देखो, कहाँ तक पढ़ा था? मॉड्यूल है। ओरल पिल्स में आईयूडी तो पढ़ा दी थी ना पहले, उससे पहले? ओरल पिल में क्या क्या पढ़ा दिया था? मालाडी मालायन और बस एक ही पढ़ाया था। मालाडी का लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट क्या बताया था मैंने आपको? ब्रेस्ट कैंसर और फोलिकुलर अट्रेसिया। ऐसे ही चला, गेट तो बंद कर दिया करो ये। फोलिकुलर अट्रेसिया और ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि इसमें एस्ट्रोजन होता है। क्या होता है इसमें? एस्ट्रोजन होता है, इस वजह से कैंसर। और फोलिकुलर अट्रेसिया होता है, एफएसएच के ना होने से होता है। ठीक है, रेट ऑफ फोलिकुलर अट्रेसिया बढ़ जाता है। इधर देखो, अब आता अगला, बात करें। एक तो था, देखो, मालाडी मालाइन का यूज बहुत कम हो गया। रीजन इज दैट कि फीमेल के पास जब और अच्छे अल्टरनेट अच्छे वाले ऑप्शंस हैं, तो फीमेल इस घटिया ऑप्शन पर क्यों जाएगी? तो फिर ज्यादा अच्छा ऑप्शन आया, बात करें, एक नॉन स्टीरोडल पिल बनाएगी सीडीआरआई लखनऊ, ये बता दिया था क्या? सीडीआरआई लखनऊ ने एक पिल बनाई, बात करें, जिसका नाम था सहेली। क्या नाम था? सहेली। पूरा नाम है इसमें पूरा नाम है मेरी सहेली, और इसको जो है, इसमें एक मेडिसिन आती है और मैं लेक्सीफेन। ये एंटी एस्ट्रोजेनिक होती है। क्या होती है? और ढंग से सुनना, ये एंटी एस्ट्रोजेनिक होती है। ठीक है, सर मेडिसिन का नाम याद करना है, इसमें जो होता है, सो नहीं नहीं याद करना, वो नहीं है तो बस एंटी एस्ट्रोजेनिक याद कर लो, खूब है। और एक्चुअली ना, ये होती है SERM। सर SERM क्या होता है? सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। क्या होती है ये? रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। यानी कुल मिलाकर ये एस्ट्रोजन के जो रिसेप्टर हैं फीमेल बॉडी में, उनको मॉड्यूल यानी चेंज कर देता है, यानी कुल मिला के ब्लॉक मार देता है। क्या मार देता है? तो एस्ट्रोजन रिलीज तो होगा, लेकिन वो जो है, बात करें, अपने रिसेप्टर पे फंक्शन नहीं कर पाएगा। और एस्ट्रोजन के रिसेप्टर होते हैं यूट्रस पे। कहाँ होते हैं? कहाँ होते हैं? तो एक बात बताओ, जब यूट्रस में एस्ट्रोजन आया और पता लगा यूट्रस के एंडोथीलियम को बोल रहा है कि चलो ग्रो करो, लेकिन एंडोथीलियम जो है यूट्रस की, वहां तो बात करें, ये मेडिसिन ले रखी फीमेल ने, तो वो बैठी हुई है, वो सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है। तो पता लगा, बात करें, वो एस्ट्रोजन को काम ही नहीं करने देगी। तो एक बात बताओ, क्या फीमेल में एस्ट्रोजन ना होने की वजह से या ना काम करने की वजह से एंडोथीलियम मोटा होगा? जब एंडोथीलियम मोटा ही नहीं हुआ, तो प्रेग्नेंसी यानी इम्प्लांटेशन हो सकता है। तो बस फीमेल प्रेग्नेंट होने से बच गई। और ये नॉन स्टेरॉइडल होती है, और इसको फीमेल को वीक में एक बार लेना होता है, वीकली पिल होती है। जैसे फर्स्ट डे ले लिया, 7 डे ले लिया, 14 डे ले लिया, 21 डे ले लिया, 28 डे ले लिया। समझ में आया? अरे वो समझ में आया? तो क्या होता है, फीमेल के अंदर बात करें जो है, ये वीकली पिल होती है, नॉन स्टेरॉइडल होती है, इसलिए साइड इफेक्ट भी कुछ नहीं है। और ये एस्ट्रोजन के रिसेप्टर को ब्लॉक मारती है, एस्ट्रोजन के रिसेप्टर को ब्लॉक मारती है। और यूट्रस पर एस्ट्रोजन के रिसेप्टर होते हैं, तो वो एंडोमेट्रियम जब थिक ही नहीं हुई, जब एंडोमेट्रियम थिक ही नहीं हुई, तो इम्प्लांटेशन किस में करवाओगे? तो इम्प्लांटेशन के लिए कुछ नहीं मिलेगा। और दूसरा, ये एंटी एस्ट्रोजेनिक भी है। याद रखना, जैसे फीमेल ने पहले दिन ये गोली खाई, तो एस्ट्रोजन का लेवल डाउन रहेगा, फिर बढ़ने लगा, फिर खा ली, फिर बढ़ने लगा, फिर खा ली, फिर बढ़ने लगा, फिर खा ली, फिर बढ़ने लगा, फिर खा ली। तो पूरे महीने एस्ट्रोजन का लेवल डाउन रहा। अब याद करो, एस्ट्रोजन का जब तक बात करें पॉजिटिव फीडबैक नहीं आता। क्या नहीं आता? और पॉजिटिव फीडबैक एस्ट्रोजन का नहीं आता, एक्सट्रीम हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, और तब तक LH FSH अपने पीक पर नहीं पहुंचेंगे। याद करो, ओवुलेशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? क्या नहीं होगा? तो ओवुलेशन भी तो रोक रही है। अरे ओवुलेशन भी तो रोक रही है, लेकिन आप फर्स्ट प्रायोरिटी इसमें ओवुलेशन को मत देना, इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी रिसेप्टर को ब्लॉक करने पे देना। अरे बोलो।
तो याद रखना है, एक तो नॉन स्टेरॉइडल है, CDRI लखनऊ ने बनाया है, वीकली पिल होता है, नॉर्मली यही आता है एग्जाम में। ये एंटी एस्ट्रोजेनिक होता है, एस्ट्रोजन को काम नहीं करने देगा। अरे बोलो, तो एस्ट्रोजन काम नहीं करेगा तो यूट्रस ठीक यानी मोटा नहीं होगा, प्रोलिफरेट नहीं होगा, जो प्रोलिफरेट नहीं हुआ तो इम्प्लांटेशन कौन करेगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी का तो सवाल ही नहीं उठता, मतलब है ही नहीं। अरे बोलो, तो बस ये इसलिए होता है। साथ ही ये ओवुलेशन भी रोकती है, क्योंकि हम सबको पता है कि एक्सट्रीम हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन जब तक नहीं आता, LHFSH तब तक बढ़ेगा नहीं, और जब तक LHFSH बढ़ेगा नहीं तब तक ओवुलेशन नहीं होगा। तो ये ओवुलेशन भी तो रोक रही है। तो ये ज्यादा अच्छी है क्योंकि इसमें साइड इफेक्ट भी नहीं है। क्या नहीं है? क्योंकि नॉन स्टेरॉइडल है। कैसी है भाइयों? नॉन स्टेरॉइडल है। समझ में आ गया? बस इतना सा याद रखना, दैट्स ऑल। सहेली के बाद अब आती है बात करें इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स। देखो क्या होते हैं, प्रोजेस्टेरोन के बने हुए इंजेक्शन और प्रोजेस्टेरोन के बने हुए ही इम्प्लांट जो है बात करें, वो यूज करती फीमेल। जैसे इंजेक्शन होता है प्रोजेस्टेरोन का, फीमेल क्या करेगी, इसको सब क्यूटेनियसली अपने स्किन में लगवा लेगी। स्किन को ऐसे पकड़ा और 45 डिग्री पे स्किन में डाल दिया, उसको हम लोग बोलते हैं सब क्यूटेनियस। क्या बोलते हैं? ये सबसे स्लो इंजेक्शन होते हैं। अपन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे ना, तब मैं पढ़ाऊंगा। सब क्यूटेनियसली सबसे स्लोएस्ट इंजेक्शन होते हैं, सबसे स्लो काम करते हैं, क्योंकि स्किन इज द लीस्ट वेस्कुलर ऑर्गन, और आपने सारी मेडिसिन स्किन को दे दी। याद रखना, हार्मोन कभी भी इंट्रावीनस या इंट्रामस्कुलर नहीं लगाते, हमेशा सबक्यूटेनियस लगाते हैं। याद करो, इंसुलिन। आया समझ में? ताकि वो सिर्फ स्किन में जाए और स्किन से इतना धीरे धीरे रिलीज हो कि उसका लेवल मेंटेन रहे, क्योंकि हर चीज का लेवल होता है। एकदम से इंसुलिन देके तुम लोग कोमा में थोड़ा पहुंचाना चाहोगे आदमी को, मर जाएगा बेचारा हो तो। अरे बोलो। तो उसी तरह से प्रोजेस्टेरोन जो है 3-3 महीने के इंजेक्शन आते हैं। फीमेल ने इंजेक्शन लगाया, अब 3 महीने तक स्किन से धीरे धीरे रिलीज होगा और प्रोजेस्टेरोन का लेवल फीमेल बॉडी में हाई रहेगा। तो जो काम फीमेल मालाडी खाकर कर रही थी, वही काम इंजेक्शन लेकर भी करवा सकती है। 3 महीने का इंजेक्शन लगवा लिया एक बार। ये इम्प्लांट आता है, वो मैचेस्टिक जैसा, फोटो देखा एनसीईआरटी में, एक फीमेल ने ऐसे करके उंगली में पकड़ रखा है। अरे बोलो, वो मैचेस्टिक जैसा आता है, उसको भी ½ इंच का कट लगा के स्किन में इम्प्लांट करवा लेगी। और ये 3 या 6 महीने वाले आते हैं, ये 6 महीने तक धीरे धीरे प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेंगे और ये वही काम करेंगे। अगले 6 महीने तक प्रोजेस्टेरोन का लेवल फीमेल बॉडी में हाई 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 हाई, और GnRH चले से 0, ओवुलेशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? और चूंकि प्रोजेस्ट्रॉन दे रहे हैं तो ये वो काम भी करेगा जो प्रोजेस्टासर्ट यानी LNG-20 यानी हार्मोन रिलीजिंग IUD करेगा, क्योंकि यूट्रस को जरूरत से ज्यादा चिपचिपा बनाएगा। अरे बनाएगा ना, तो स्पर्म भी ऊपर चढ़ नहीं पाएगा, यानी एक तरह से अनसुटेबल हो जाएगा स्पर्म के लिए। और दूसरा, ओवुलेशन होगा ही नहीं, क्योंकि पिछले 3 महीने या 6 महीने जितने भी ड्यूरेशन का इंजेक्शन इम्प्लांट लगवाया है, उतने महीने से LHFSH है ही नहीं, क्योंकि फीमेल की बॉडी में प्रोजेस्टेरोन है और वो हर दिन हाई कंसंट्रेशन में रहेगा, तो LHFSH रिलीज नहीं होगा, ओवुलेशन नहीं होगा, फीमेल कुडंट गेट प्रेग्नेंट। अरे बोलो, अरे बोलो, आया समझ में? नहीं आया? आ गया? ठीक है। तो ये होते हैं, बात करें मेडिसिन, ऑरली मेडिसिन, जिसमें डेली तो है मालाडीमालाइन, वीकली है आपकी बात करें सहेली, और इंजेक्शन इम्प्लांट। ठीक है। आप कहेंगे सर मेल के लिए कुछ नहीं आता क्या? देखो, मेल डोमिनेंट सोसाइटी है भाइयों प्लेनेट पे, तो मेल के लिए वास्तव में कुछ नहीं आता। पहली बार आया भी था, एक बहुत पहले आया था, उसमें मेल को दिया गया था गोसीपोल। क्या दिया गया था? कॉटन सीड, कॉटन कॉटन कपास के बीज। तो कॉटन सीड से बनाई गई थी। याद रखना, गोसीपोल जो होता है मेल में टेम्परेरी एंजियोस्पर्मिया करने के लिए जाना जाता था। अब इस मेडिसिन को जब दिया गया, तो पहली बात तो देखो मेल लेता नहीं है, लेकिन कुछ मेल ने ओपन माइंडेड शो करते हुए लिया कि नहीं चलो हम भी लेंगे भाई, ये ऐसी बात थोड़ी है, बच्चा हमारा भी ये 50%। अरे बोलो, तो हम भी बात करें जो है, मतलब ऑब्वियस सी बात है, अपना पैटर्नल पार्ट शो करेंगे। और उसने जो है बात करें मेडिसिन खा ली। लेकिन ज्यादातर मेल में ये हुआ कि जिन जिन मेल ने मेडिसिन खाई, टेम्परेरी मेडिसिन, टेम्परेरी एजोस्पर्मिया करना था, लेकिन ज्यादातर मेल में इस मेडिसिन ने परमानेंट एजोस्पर्मिया कर दिया और स्पर्म बनने ही बंद हो गए। तो WHO ने फटाफट से बोला कि भाई आपको पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कहा गया, पॉपुलेशन खत्म नहीं करना। तो फिर इसको बैन किया गया और पहली बार 2000 में चाइना का माल आया। कहाँ का माल आया? चाइना का। मेल ओरल पिल में पहली बार 2000 में आई थी चाइना की मेडिसिन, जिसमें प्रोजेस्टेरोन दिया जाता था, और मेल को इसको डेली खाना होता है। ये वही है, डेली रोज रात को सोते टाइम मेल खाएगा, इतना से मालाडी जैसा ही है, हाई प्रोजेस्टेरोन होता है और डेली खाएगा, डेली ओरल पिल होता है। तो आप कहेंगे सर हमें समझ में नहीं आया कि मेल में दे रहे हैं तो प्रोजेस्टेरोन क्यों दे रहे हैं? भाई मेल के खुद के हार्मोन भी तो टेस्टोस्टेरोन था, वो दे देते, और फिर प्रोजेस्टेरोन काम कैसे करेगा? देखो भाइयों सुनो, हमारे ब्रेन के LHFSH GnRH मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों सेम है, वो अलग थोड़ी है। तो प्रोजेस्टेरोन फीमेल खाएगी तो उसमें भी वो बात करें सिंथेटिक ही, मेल खाएगा सिंथेटिक है,
और दोनों के अंदर बात करें जो है, चूंकि एलएचएफएसएच जो है प्रोजेस्टेरोन से नेगेटिव फीडबैक रिसीव करते हैं, तो फिर मेल में भी करेंगे। तो मेल जब तक प्रोजेस्टेरोन खाएगा तो जीएनआरएच एलएचएफएसएच उसमें सप्रेस रहेंगे, उनको रिलीज ही नहीं होने देगा। ये प्रोजेस्टेरोन खुद का लेवल तो हाई रहेगा, लेकिन एलएचएफएस रिलीज नहीं होगा। और याद करो, एलएचएफएस रिलीज नहीं होगा, हाँ हाँ, तो स्पर्म कौन बनवाएगा फिर? तो मेल जब तक गोली खाएगा तब तक उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा। तो आप कहेंगे सर एक बात बताओ, ये क्वेश्चन मैंने आपके दिया था जब मेजर टेस्ट सीरीज थी 2016 वाली, इसमें डाला था कि हम मेल को प्रोजेस्टेरोन ही क्यों देते हैं, एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन वो क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि बात करें जो है जीएनआरएच एलएचएफएसएच को, तो वो भी बराबर सप्रेस करेंगे। चलिए, आंसर ये था बिकॉज प्रोजेस्टेरोन है द लीस्ट साइड इफेक्ट। देखो, मैंने लास्ट क्लास में बताया था प्रोजेस्टेरोन की मेनली रिसेप्टर होते हैं यूट्रस में। कहाँ होते हैं? मेल में यूट्रस है ही नहीं, तो साइड इफेक्ट कहां से आएंगे? अरे बोलो सर, यदि टेस्टोस्टेरोन दे तो, टेस्टोस्टेरोन दे तो देखो देखो क्या होगा। आपने किसी मेल को टेस्टोस्टेरोन दे दिया 6 महीने साल भर के लिए, तो ठीक है, जीएनआरएच एलएचएफएस से सप्रेस होगा, डेली वो गोली खा लेगा टेस्टोस्टेरोन की। लेकिन भाइयों, हाई हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन उसको एग्रेसिव क्रिमिनल बना देगा। भैया सोसाइटी को क्राइम से बचाना है, क्राइम करवाने नहीं है उसमें। अरे बोलो, तो ये तो कतई नहीं देंगे, नहीं तो आदमी खूंखार हो जाएगा। अरे बोलो, तो सर फिर एस्ट्रोजन दे दो। नहीं, एस्ट्रोजन तो गलती से भी नहीं देंगे। सर क्यों? क्योंकि पता लगा आपने एस्ट्रोजन दे दिया, अब याद रखना है मेमोरी ग्लैंड तो मेल में भी है, तो एस्ट्रोजन यदि उसने ले लिया तो मेमोरी ग्लैंड पर एस्ट्रोजन के रिसेप्टर होते हैं, तो पता लगा गायनेकोमास्टिया फेमिनाइन कैरेक्टर डेवलप हो जाएंगे। क्या डेवलप हो जाएंगे? फेमिनाइन कैरेक्टर डेवलप हो जाएंगे। तो भैया मेल के एग्जिस्टेंस के साथ छेड़छाड़ नहीं करने का रे बाबा, समझ गए? मेल को मेल ही रहने दो, उसके एग्जिस्टेंस के साथ छेड़छाड़ मत करो। इसलिए जो है बात करें मेल को, हम लोग बात करें टेस्टोस्टेरोन भी नहीं देते, एस्ट्रोजन कतई नहीं देते, प्रोजेस्टेरोन इसलिए देते हैं क्योंकि लीस्ट साइड इफेक्ट है। क्या है भाइयों? लीस्ट साइड इफेक्ट। समझ में आ गया? अरे हाँ ना तो बोलो। चलिए, ये भी खत्म हुआ। अगला सीक्वेंस बता दो बस। नेचुरल मेथड, सीरियसली सुनना, मैंने पहले कहा है डॉक्टर बनने जैसा बिहेव करे, है ना? नेचुरल मेथड जो है 3 है, यानी नेचर खुद आपको कॉन्ट्रासेप्शन का एक पीरियड देती है। 3 में से 2 मेथड में आपको डिटेल्स ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। एक है लैक्टेशनल एमिनोरिया, यानी फीमेल में बात करें पार्चुरेशन हुआ तो उसके बाद यदि वो अगले 6 मंथ तक अपने बेबी को प्रॉपर फीडिंग कराती है, प्रॉपर फीडिंग कराती है, तो याद रखना उसके अंदर बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेंगे, लेकिन टर्म एंड कंडीशन ये है कि 6 महीने तो मैक्सिमम होते हैं और मिनिमम जैसा कुछ नहीं होता। अगले महीने में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो सकते हैं। तो यदि कोई कपल अपने आप को आइडियली मान के चल रहा है और फीडिंग थोड़ी भी कम कराए तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। नेचुरल मेथड में एक ही चीज याद रखना कि साइड इफेक्ट जैसा कुछ भी नहीं है। काय का साइड इफेक्ट? तो नेचर दे रही है, मदर नेचर ने दिया है। फेलियर रेट सबसे खतरनाक है इसमें, क्योंकि नेचर के साथ पंगा नहीं लेने का रे बाबा। अरे बोलो, वो थोड़ा सा भी इधर गड़बड़ हुआ तुरंत प्रेगनेंसी वापस, या तुरंत बात करें प्रेगनेंसी बोले तो बात करें सीधा सीधा बात करें जो फेलियर रेट, फेलियर रेट सबसे ज्यादा है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं। काय का साइड इफेक्ट? दूसरा, रिदमिक मेथड, सेफ पीरियड रेस्ट पीरियड, याद करो मैं पढ़ा चुका हूं, सेफ पीरियड रेस्ट पीरियड पढ़ा चुका हूं। तो सेफ पीरियड और रेस्ट पीरियड जो है ना, वो भी हाईली रिस्की होते हैं, क्योंकि उसमें एक दिन की भी मैथमेटिकल गलती हो गई, एक दिन के 1 घंटे की भी मैथमेटिकल गलती होगी, तो वो सीधा F1 जनरेशन ले आएगा। तो भाई मेरे, ये भी बहुत भारी है, रिस्की है, यानी सब कुछ रिस्की रिस्की है। इनमें फेलियर रेट ज्यादा होती है, बाकी कोई साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, कहीं का नेचर दे रही हो तो नेचुरल है। और तीसरा, कोइटस इंटरप्टस या विड्रोवल मेथड। इसमें क्या है कि मैंने आपको याद करो जिस दिन इरेक्शन ऑफ पेनिस है पेनिस पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि भाई मेल में पेनिस इरेक्ट होता है पैरासिम्पैथेटिक से, और पैरासिम्पैथेटिक से इजैकुलेट हुआ और मेल अपना सीमन डिलीवर करेगा वेजाइना में सबसे लास्ट में। एंटीसाइटिक खुद बोलती है कि कोइटस के लास्ट में सीमन डिलीवर्ड होता है, यानी सिंपैथेटिक वो ऑर्गेज्म लेकर बात करे, सीमन इजैकुलेट करवाते हैं, ठीक है? तो होता क्या है कि मेल अपने पेनिस को, जैसे उसमें ऑर्गेज्म आने वाला है या सीमन डिलीवर्ड होने वाला है, वो क्या करेगा, पेनिस को विड्रॉ कर लेगा वेजाइना से और सीमन को आउटसाइड द वेजाइना कहीं भी डिलीवर कर देगा। तो सी फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट होने से बच जाएगी। तो आप कहेंगे सर मतलब ये वाला मेथड तो एक तरह से सबसे अच्छा है, क्योंकि हम अभी तक इतने मेथड पढ़े, बहुत सारे मेथड हम लोगों ने पढ़े कल और आज के 1-1.5 घंटे में, केमिकल, हार्मोनल, फिजिकल। तो सर ये वाला मेथड तो इट मस्ट बी एन यूनिवर्सल मेथड, यदि ये मेथड है तो हर कपल को यही यूज करना चाहिए। तो देखो भाई सुनो, ये मेथड सिर्फ एक थ्योरेटिकल मेथड है, एक प्रैक्टिकल मेथड नहीं है।
क्योंकि ह्यूमन जो है बात करें वो प्लेजर के लिए कर रहा है, तो फाइनली क्या होगा, एट द टाइम ऑफ ऑर्गेज्म वो चाहकर भी अपने पेनिस को विड्रॉ नहीं कर पाएगा, सीधी सी बात। और दूसरा दूसरा एएपीएमटी क्वेश्चन भी आया था, सपोज उसने विड्रॉ कर भी लिया तो भी कई बार प्रेगनेंसी हो जाती है। आप कहेंगे सर कैसे, सीमन तो डिलीवर्ड ही नहीं हुआ, 1% भी सीमन डिलीवर्ड नहीं हुआ, उसने पेनिस कंप्लीटली विड्रॉ कर लिया, इवन आफ्टर सम टाइम फीमेल गेट प्रेग्नेंट, कोई बता सकता है कारण क्या होगा? एएपीएमटी का क्वेश्चन है। चलो मैं बता देता हूं, देखो स्पर्म वैसे तो सीमन में ही आएंगे, और 8 करोड़ से कम स्पर्म वाले को हम ओलिगोस्पर्मिया भी बोलते हैं। पर सुनना, देखो फर्टिलाइजेशन एक बाई चांस इवेंट है, नॉर्मली तो सीमन में आएंगे, सीमन सबसे लास्ट में आता है। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ कुछ मेल में जो स्पर्म होते हैं वो एम्पुला से भाग जाते हैं और काउपर ग्लैंड में आकर स्टोर हो जाते हैं। अब काउपर की सिक्रीशन तो उसी टाइम एक्टिवेट हो गई थी जब पेनिस इरेक्ट हुआ था, और ग्लांस पेनिस को लुब्रिकेट करते हैं, तो उनमें कुछ अमाउंट में स्पर्म हो सकते हैं, हो सकता है कुछ लाखों में ही हो। तो आपको अगर सर लाखों स्पर्म क्या ही कर लेंगे, क्योंकि यहाँ तो 8 करोड़ से कम वाले को तो ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं हम लोग। भाई देखो सुनो, 30 करोड़ जो स्पर्म रिलीज किया मेल ने एट ए टाइम, विनर उसमें से भी एक ही होता है, वो विनर 1,000 में से भी तो हो सकता है, मना कौन कर रहा है, तो चांसेस तो हैं। तो काउपर ग्लैंड कोइटस इंटरप्टस की फेलियर रेट बढ़ाता है, ये बात याद रखना, क्योंकि कभी कभार काउपर के सिक्रीशन में भी स्पर्म हो सकते हैं। अरे बोलो, अरे बोलो, बिल्कुल, तो यही आंसर था कि काउपर कोइटस इंटरप्टस को फेल कर सकता है। समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया। तो नेचुरल मेथड है, बिल्कुल भी रिलाई नहीं करना, ये होता है बात करें एंजाइटी के अकॉर्डिंग, साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, बट फेलियर रेट बहुत ज्यादा होती है। क्लियर? कोई डाउट है किसी को? चलिए आगे चलते, अगला सीक्वेंस बता दो बस मुझे। टर्मिनल मेथड ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, उस दिन ट्यूबेक्टोमी पढ़ाई थी, हार्मोनल चेंज, ओवेरियन चेंज, मेस्ट्रोसाइकिल, फर्टिलाइज, बस फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, बाकी सब कुछ रहेगा। और फीमेल ट्यूबेक्टोमी कराती है दोनों साइड से। पुराना मेथड तो ये है कि दोनों तरफ कट लगाए और एम्पुलर स्टमक जंक्शन से ओवरी को काट दिया, सॉरी बात करें फेलोपियन ट्यूब को काट दिया, और दोनों साइड बांध दी, दोनों टर्मिनल दोनों साइड के बांध दिए, वापस डाल दिया। लेकिन आजकल अपन बांधते नहीं है, क्योंकि इसमें इरिवर्सिबिलिटी नहीं होती, रिकेनलाइजेशन नहीं होता। सपोज कपल को दोबारा बच्चा चाहिए, कुछ हो गया उनके बच्चे को, तो उसको खोलने में, फिर उसको खोलना, दोबारा ऑपरेशन करके जोड़ना बड़ा टफ होता है। तो आजकल क्या है कि इसको काटने की जगह बस ऊपर से रबर की एक और ट्यूब चढ़ा देते हैं, रबर की एक फॉइल चढ़ा देते हैं, ऐसा करके उसको दबा देते हैं। समझ रहे हो? अरे रबर की एक रिंग चढ़ा के दबा देते हैं। भाई काटोगे तो भी वही है कि स्पर्म और अंडा नहीं मिल पा रहा, और उसको दबाएंगे तो भी एक ही बात है। अरे बोलो। और इसमें रिकेनलाइजेशन के चांसेस है कि कभी उनको दोबारा बच्चा चाहिए तो बस उस रिंग को हटा दो और उसको वापस वाइट कर दो। बोलो, तो ट्यूबेक्टोमी होती है। आई बात समझ में? अच्छा, वैसेक्टोमी भी आजकल, हाँ हाँ हाँ, फेगोसाइट हो जाएगा, वही मैं बोल रहा हूँ। एक तो होती ट्यूबेक्टोमी, एक होती वेसेक्टोमी। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी कपल ट्यूबेक्टोमी वेसेक्टोमी टेम्पररी करवाएगा या परमानेंट के लिए करवाएगा? ये तो परमानेंट है ना, कॉमन सेंस वाली बात है। कपल के जितने बच्चे चाहिए थे हो गए, अब उनको फर्दर बच्चा चाहिए ही नहीं, तो टेम्पररी कॉन्ट्रासेप्शन पर कहे जाएंगे, वो परमानेंट करा लेंगे, या तो फीमेल ट्यूबेक्टोमी करा ले या मेल वेसेक्टोमी करा ले, दोनों में से दोनों को कराना पड़ेगा क्या? कोई एक कराएगा? अरे बोलो, कोई भी करा ले। वैसे मेल कराए तो ज्यादा आसान है, क्योंकि जरा सा 5 मिनट का ऑपरेशन होता है। फीमेल कराएगी तो उसको पूरा बेहोश होकर ओटी में ले जाके बात करे करेंगे। अरे बोलो, लेकिन मेल का छोटा सा होता है, बात करे फटाफट हो जाता है, और न कोई दर्द न कुछ, बस हल्का सा टाका लगा, बात करे, हाँ जरा सा कट लगाना होता है। क्योंकि फीमेल पूरी बड़ी सर्जरी बेहोश करेंगे, दोनों तरफ 3-3 इंच के कट लगाएंगे। अरे बोलो, तो 2-5-10 दिन तो बेड पर ही रहेगी वो, बेड रेस्ट। मेल में ट्यूबेक्टो सॉरी वेसेक्टोमी कैसे करते हैं? मेल को लेटा है, मैंने पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को पहले, स्क्रोटम को अपलिफ्ट किया, एलएनएसथीसिया लगाया, वास डिफरेंस को निकाला और कट किया। सपोज की वास डिफरेंस है, काटा, लेफ्ट साइड वाली भी राइट साइड वाली भी, इधर का था इधर बांधा, दोनों एंड को बांधे, लेफ्ट साइड राइट साइड, वापस अंदर डाले। आफ्टर वेसेक्टोमी स्पर्म बनेंगे, टेस्टोस्टेरोन भी बनेगा, लेकिन सीमन में स्पर्म नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, अगले 1 महीने तक अभी सीमन में स्पर्म रहेंगे, क्योंकि एम्पुला में भरे हुए हैं। इसीलिए एनसीईआरटी बोलती है वेसेक्टोमी इज नॉट इंस्टेंट स्टरलाइजेशन। अरे बोलो, क्योंकि एम्पुला को खाली होने में टाइम लगेगा, ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, ठीक है ना। और दूसरी बात, सीमन विदाउट स्पर्म होगा, क्या बोला मैंने? अब जहां से आपने उसको काटा है ना, उससे नीचे के जितने भी स्टोरेज है, फिर परमानेंटली फेगोसाइटिक नेचर के हो जाएंगे। अब जितने भी स्पर्म डेली बनेंगे सबको मार मार के खा जाएंगे, आगे जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं है। अरे बोलो, अरे बोलो। अच्छा आजकल काटते भी नहीं है,
आजकल जो नई वाली वेसेक्टोमी है वो एनएसवी होती है, नॉन स्केल्पल वेसेक्टोमी। स्केल्पल मतलब सर्जन का चाकू, उसको स्केल्पल बोलते हैं। अरे बोलो। तो नॉन स्केल्पल वेसेक्टोमी होती है, इसमें काटते नहीं है भाई। वास डिफरेंस को निकाला, सपोज वास डिफरेंस है, इसको काटने की जगह हल्का सा ऐसे किया और इस पर रबर की रिंग चढ़ा देगी, बात तो ही है। अंदर डाल दिया ताकि कभी रिकैनलाइजेशन करना पड़े, दोबारा उसको खोलना पड़े, तो ऑपरेशन किया, उसको निकाला, रबर की कोई हटाई, सीधा कर दिया। दोबारा जोड़ने के कंपैरिजन में तो ज्यादा आसान है, रिवर्सिबिलिटी। अरे बोलो। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो इन मेथड में रिवर्सिबिलिटी जीरो होती है, पर नए मेथड में वो इसमें रिवर्सिबिलिटी अच्छी खासी होती है। अरे बोलो। एनएसवी करते हैं आजकल, नॉन स्केल्पल वेसेक्टोमी, इसमें काटते नहीं है, बस उसको रिंग चढ़ा देते हैं फॉइल करके। समझ में आया? नहीं आया? आया? ठीक है, ये भी हो गया। अब बताओ क्या बचा, अगला बताओ। इनफर्टिलिटी या एमटीपी। गलत एमटीपी है ना दोस्तों, देख के भी गलत बोल रहे हो। इधर देखो ओ भाइयों, इधर एमटीपी एमटीपी 1971। एक्चुअली एमटीपी का मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या मतलब होता है? अब कुछ चीजें सुनना, इसमें से क्वेश्चन बड़े कंफ्यूजनिंग आते हैं तुम्हारे लिए, वो बड़े आसान है, सुनोगे तो भी 10 मिनट में समझ में आ जाएगा। ठीक है। एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, और इसी को हम लोग इंड्यूस एबॉर्शन बोलते हैं। भाई जानबूझकर कोई फीमेल अपनी बात करें प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा रही है, इसका मतलब इंड्यूस एबॉर्शन है। तो आप कहेंगे सर ऑटोमेटिक एबॉर्शन भी होते हैं क्या? हाँ होते हैं ना। कई फीमेल को ऑटोमेटिक एबॉर्शन हो जाते हैं, कारण क्या है? बहुत सारे कारण है, प्रोजेस्टेरोन की कमी, इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, और ज्यादातर वायरल इन्फेक्शन होते हैं। क्वेश्चन आपकी एपीएमटी का कि वायरल इन्फेक्शन प्लेसेंटा को ही तोड़ देते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी हो गया, रूबेला हो गया। अरे बोलो। समझ रहे हो? टॉक्सोप्लाज्मा हो गया, एचआईवी हो गए। तो इस केस में क्या होता है, बात करें जो है प्लेसेंटा ही बात करें, वो ही इन्फेक्टेड हो जाता है, तो बेबी मर जाएगा। अरे बोलो। और ज्यादातर वायरस के केस में होता है, याद रखना। तो वायरस जो होते हैं वो इन्फेक्शन से भी बात करें, या फीमेल को कोई ट्रोमा हो गया, कोई चोट लग गई, प्लेसेंटा ब्रेक हो गया, समझ रहे हो, प्रोजेस्टेरोन की कमी आ गई, तो ऑटोमेटिक एबॉर्शन हो जाता है। तो वो तो होता है कि साहब नेचुरल एबॉर्शन। एक होता है इंड्यूस एबॉर्शन, जो जानबूझकर कोई पर्सन करवा रहा है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी वो अपने बच्चे को मारना चाहते हैं, फिटिसाइड करना चाहते हैं। अब क्या होता है कि इंडिया में वैसे तो हमारी देश की सरकारें पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहती है, पॉपुलेशन को बात करें कंट्रोल करना चाहती है, लेकिन दूसरी बात यह है कि इंडिया में सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन इंडिया में फिर भी एमटीपी बैन है। 1971 में एक बिल पास हुआ जिसके तहत भारत में एमटीपी बैन है, हम इंडिया में एमटीपी नहीं कर सकते। आप कहोगे सर ये क्या बात हुई, अभी हम इतने मेथड पढ़ रहे हैं, सरकार को ये सारे मेथड चूंकि फ्री में देती है, इससे पहले जितने मेथड पढ़े, ट्यूबेक्टोमी पूरी सर्जरी होती है, और सर्जरी कराने के बाद सरकार उल्टा पैसा और देती है। वैसेक्टोमिक सर्जरी होती है, सरकार उल्टा करा, जैसे राजस्थान सरकार अभी शायद 8,000 और एक रिलायंस का मोबाइल देती है यदि कोई मेल वैसेक्टोमी कराता है, और फीमेल कराती है तो शायद 800 ऐसे रुपए, मुझे पुराना डाटा याद है, 800 रुपए मिलते हैं। आप कहेंगे सर फिर फीमेल के साथ पार्शियलिटी कर दी, फीमेल कराए ट्यूबेक्टोमी तो 800 रुपये, मेल कराए तो 8,000 पर रिलायंस का मोबाइल, ये कौन सी बात हुई? पार्शियलिटी नहीं की, उसके साथ पार्शियलिटी हो रही थी, उससे बचाया है। सर कैसे? क्योंकि मेल बात करें जो है वो आएगा तो उसमें सरकार को तो खर्चा कम लगेगा। अरे बोलो। लेकिन फीमेल आएगी तो पूरा ओटी का खर्चा उसके वैसे ज्यादा बढ़ जाएगा। नहीं समझे? और मेल लालच में आएगा कि भाई ज्यादा पैसे मेरे को मिलेंगे, मैं जाता हूँ। अरे बोलो। और लालच में आएगा तो एटलीस्ट हम उसकी पॉपुलेशन कंट्रोल तो कर ही देंगे, बात करें। हाँ। ठीक है। अब एमटीपी जो होता है ना 19, अच्छा, मतलब हर साल, हर साल क्या, हर महीने करोड़ों या अरबों रुपए का गवर्नमेंट का बजट होता है इन सब कॉन्ट्रासेप्शंस को फ्री में देने का। और कोई कपल यदि परमानेंट भी कराता है तो भी सरकारी कराता है, प्राइवेट में तो भारत में कितने ही लोग कराते होंगे, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल जाके खुद बोलते हैं कि वैसेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी करो। और इंडिया में ट्यूबेक्टोमी इतनी टफ है, इवन आफ्टर 85-85% ट्यूबेक्टोमी ही होती है, क्योंकि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, वो अपनी वाइफ को आगे कर देता है, बोले भाई इसको कर दो डॉक्टर साहब आप तो इलाज। और डॉक्टर भी क्या करेगा, उसको पता है कि भैया मैं नहीं करूंगा तो ये करवाएगा भी नहीं, बात करें तो सिर्फ 15% ही मेल करवाते हैं, क्योंकि इंडिया में मेल डोमिनेंट सोसाइटी कुछ ज्यादा ही डोमिनेंट है। तो फॉरेन में हेट्रो जाएगा से, हमारे यहाँ तो होमो जाएगा से समझ लो, डेवलप कैपिटल टी आ रखा है, बात करें।
अब होता क्या है कि एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो होता है, बात करें, ये इंड्यूस अबॉर्शन है, इंडिया में ये फिर भी बैन है। जबकि देश में सरकारें सोचो कितना अरबों रुपए साल का, माफ कीजिएगा खरबों रुपए साल के खर्च करती है इन सारी चीजों पे, और एक बच्चा भी यदि कम पैदा होता तो सोचो गवर्नमेंट पे कितना कम लोड गिरेगा। क्योंकि गवर्नमेंट को लग रहा है कि यदि 5-7 हजार में वो एक बच्चा कम पैदा कर रहा है कपल, तो अपने तो करोड़ों रुपए बचे। क्योंकि सोचो 70-80 हजार की तो एक नॉर्मल वैक्सीन ही एक बंदे के लग जाती है, बचपन से लेके बात करें बड़े होने तक, टोटल वैक्सीन जो हम लोगों को लगती है। उसके अलावा सरकारी ये सरकारी वो, जितनी सरकारी फैसिलिटीज आप लेते हो तो वो भी तो आपके नाम से कटेगा। आपके लिए सरकारी डॉक्टर है, आपके लिए सरकारी स्कूल है, सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी कॉलेज है, सरकारी सब कुछ है। तो भाइयों, सरकारी में सरकारी में सरकारी में कितना खर्चा आता है? यानी एक आदमी यदि देश में कम पैदा होता है तो गवर्नमेंट के करोड़ों रुपए के रिसोर्सेज बचते हैं। तो गवर्नमेंट यदि 10,000 रुपए देकर किसी एक बच्चे को कम पैदा करना चाहेगी तो गवर्नमेंट तो उसी को प्रीफर करेगी। बोलो, समझ रहे हो तुम लोग? तो होता क्या है कि बात करें जो है एमटीपी में, कि कपल बच्चा गिराना चाहता है लेकिन इवन आफ्टर भारत सरकार अलाउ नहीं करती। ये क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सरकार के अकॉर्डिंग होता है। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन 1971 में ये बिल पास हुआ पार्लियामेंट में, जिसके तहत इंडिया में एमटीपी लीगल है। हम बैन नहीं बोलते हैं, उसको लीगल बोलते हैं। अच्छा, लीगल का मतलब होता है कि जिसमें कानून आ जाता है उसको लीगल बोलते हैं। क्वेश्चन कई बार आता है अपने नीट में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्शन इज लीगल इन इंडिया। तो लीगल का मतलब होता है, अच्छा इसमें कुछ रिलैक्सेशन दिए हुए, 5 रिलैक्सेशन है, 5 कंडीशन है कि इस केस में एमटीपी अलाउ है, अदरवाइज ये बैन है। तो ये लीगल हुआ। लीगल का मतलब वो लीगल इलीगल नहीं होता। लीगल वो होता है जिसमें कानून आ जाता है। भाई कोई प्रॉपर्टी लगवाना चाहता कोई कपल, तो ऐसा थोड़ा ना है कि उसको परमिशन लेनी पड़ेगी कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, नहीं ना। लेकिन यदि कोई एमटीपी करवाना चाहता है परमिशन लेनी पड़ेगी। ये गवर्नमेंट बात करें, डॉक्टर इसको करेगा और वो लिख के देगा कि हाँ भाई ऐसे हुआ है, और लीगल केस है तभी अलाउ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। गवर्नमेंट डॉक्टर खुद ही अथॉरिटी अपने आप में। अरे बोलो। तो बाकी मेथड मैंने जितने पढ़ा है उसमें गवर्नमेंट से कोई परमिशन थोड़ा ना लेनी होती कि किसी गवर्नमेंट डॉक्टर से परमिशन लेनी कि हम बात करें इसको, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन ये करना है, एक गवर्नमेंट डॉक्टर ही इसको कर पाएगा, बाकी प्राइवेट अलाउ नहीं कर पाएगा। और वो लीगली होगा तभी करेगा, नहीं उसने इलीगली कर लिया तो उसकी नौकरी भी गई, जेल और जाएगा अलग से। इसमें कानून में सारी व्यवस्थाएं दे रखी है। तो ये क्यों किया इंडिया में, इसके सोशल इफेक्ट में बताऊं क्या है कि आप कहोगे सर पॉपुलेशन एकदम कंट्रोल करना चाहते हैं, बट जब कपल खुद ही बच्चा पैदा नहीं करना चाह रहा तो अब सरकार को क्या समस्या? मतलब एक तरफ तो बच्चे भी नहीं पैदा करना चाहती सरकार, और दूसरी तरफ खुद ही गिरा रहे हैं, तो फिर बच्चे उसको मारने भी देना चाहती। देखो, सिर्फ इंडिया में जो भी रूल बनता है ना, कोई भी रूल बनता है तो उसके सिर्फ सोशो इकोनॉमिक नहीं, उसके साइकोलॉजिकल, रिलीजियस, पता नहीं सारे एस्पेक्ट देखे जाते हैं। अरे बोलो, एक्चुअली इंडिया में 1971 में ये कानून इसलिए बनाया गया क्योंकि इंडिया में लोग फिटिसाइड तो करवाते थे, एमटीपी तो करवाते थे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए करवाते थे। क्योंकि इंडियन लोगों के मन में एक जो दिमाग के जो ग्रे मैटर है, उसमें ग्रे मैटर नहीं है, उसमें एक गोबर भरा हुआ है। और हर एक न्यूरॉन में जो बात करें, मतलब जो पूरी बॉडी का डीएनए है, उसमें डीएनए में सब जगह बात करें जो है खानदान में लड़का यानी खानदान का चिराग चाहिए, वो भरा हुआ है। तो एक तो होता है कि चिराग के चक्कर में चिरागनियां हो रही है, चलो यहां तक भी ठीक है, सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ेगी। लेकिन दूसरे उससे दुष्ट लेवल के आते हैं कि चिराग ही चाहिए, चिरागनी कतई नहीं चाहिए। तो क्या करते हैं, जैसे किसी डॉक्टर से एमटी वो करवा लिया सोनोग्राफी, उससे पूछ लिया, अब वैसे तो लीगली कतई अलाउ नहीं है, लेकिन 1971 से पहले कानून ही नहीं था, तो वैसे तो डॉक्टर नहीं बताएगा क्योंकि वो हाईली एजुकेटेड पर्सन है, वो रेडियोलॉजिस्ट है। अरे बोलो, वो नहीं बताएगा। लेकिन सपोज कि उसने 50-50 हजार रुपए उसको अंडर द टेबल दिए और उसने बता दिया कि भाई लड़का है लड़की है, और लड़की है तो फिर वो किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे और इलीगली उसको अबॉर्ट करा देंगे। तो इससे क्या होगा, फीमेल पॉपुलेशन तो घटती जाएगी और मेल की पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, क्योंकि सबको खानदान का चिराग चाहिए। यदि लड़के के चक्कर में लड़कियां हो, चलो यहां तक भी ठीक है कि सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ेगी, कम खाएंगे पर खा लेंगे। लेकिन सिर्फ लड़के बढ़ेंगे और लड़कियां घटेगी, तो 1971 में आप गूगल करना, आज घर जाके सेक्स रेशो देखना, जबरदस्त डेविएशन था। सेक्स रेशो बहुत कम था, 900 से भी बहुत कम था। तो याद रखना, मोर देन 100 मेल पर 1000, वो बात करें जो है उनको न तो बात करें कि उनकी शादी होगी, ऊपर से इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, एरोगेंसी, समझ लो ये सारी चीजें थी। और इसी वजह से क्राइम बढ़ रहे थे। क्या बढ़ रहे थे? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, ऊपर से अनपढ़ है, इलिटरेट है, अनएम्प्लॉयड है, ऊपर से बात करें जो है ये सारी चीजें, तो ये चीजें फिर क्या धीरे धीरे आदमी को क्रिमिनल उसमें चला देता है। क्यों? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का लेवल आदमी में नॉर्मल भी है, और आफ्टर सर्टन एज धीरे धीरे बढ़ेगा ही सही, और बढ़ेगा तो फिर अपना आप ही क्राइम करेगा, वो क्रिमिनल एक्टिविटी का हो जाएगा बात करें।
तो उसको बात करें, एक पार्टनर चाहिए और नहीं मिलेगा तो फिर क्राइम करेगा। अरे बोलो, मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ एक ही कारण होता है क्राइम होने का, और भी बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन उसमें से एक कारण ये भी था। अरे बोलो, तो 1970 के आसपास भयंकर बात करें इंडिया में क्राइम हो रहे थे फीमेल्स के अगेंस्ट। तो हुआ क्या कि उसमें प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, उसने फटाफट बोला भैया ऐसा तो देश ही बर्बाद हो जाएगा यदि फीमेल फिटिसाइड होते रहे तो उसने तुरंत ही कानून बनाया, और कितना लॉन्ग लास्टिंग कानून बनाया कि अब उसके पॉजिटिव इफेक्ट आ रहे 40 साल बाद, 50 साल बाद। कैसे? 1971 में उन्होंने सब कुछ बैन कर दिया, बोले इंडिया में एमटीपी बैन है, आज के बाद कोई नहीं करा सकता। और आपने देखा होगा ना, कहीं भी सोनोग्राफी होती है और साफ साफ लिखा होता है कि डिस्क्लोजर ऑफ सेक्स इज प्रोहिबिटेड अंडर द लॉ दिस दिस दिस, इतना इतना पेनल्टी, इतना इतना। वो फर्स्ट टाइम 1971 में बना था। अरे बोलो, बाद में अमेंडमेंट वगैरह हो गए एक दो बार, लेकिन फर्स्ट टाइम 1971 में बना था। और इस फीमेल ने देखो कितना अच्छा काम किया, इस लेडी ने, इंदिरा गांधी ने, कि 1971 में इतना शानदार कानून बनाया कि कोई भी फीमेल को फिटिसाइड नहीं कर पाएगा। तो सोनोग्राफी करने वाला, उसके भी हाथ बंद किए, रेडियोलॉजिस्ट के और गायनेकोलॉजिस्ट के बंद किए। लेकिन जो पहले से समझदार तो वैसे भी नहीं करते थे। लेकिन कुछ लालची आदमी देखो हर जगह होते हैं, हर सोसाइटी में, चाहे फिर डॉक्टर हो, चाहे टीचर हो, चाहे कोई भी हो, बिजनेसमैन हो, नेता को ज्यादातर होते हैं, उनकी तो बात ही नहीं करनी, है ना। तो होता क्या है कि 10, 20, 5, 50 हजार रुपए के चक्कर में, अब आप कहेंगे सर यदि फीमेल कम होती है तो क्राइम क्यों बढ़ेगा? अरे फीमेल कम हुई तो मेल की पॉपुलेशन बढ़ी, उनकी शादी भी नहीं हो रही, एम्प्लॉयड भी नहीं है, अनएम्प्लॉयड है, दिन भर होते फिर रहे हैं, तो क्रिमिनल बढ़ेंगे। और बढ़ा हुआ टेस्टोस्टेरोन का लेवल, उनको क्राइम करने से वो घबराएंगे नहीं, तो क्रिमिनल हो जाएंगे। तो देखो सोसाइटी के लिए लड़का और लड़की का जो जेंडर रेशियो है ना, वो इक्वल होना चाहिए, न कम ना ज्यादा। अच्छा लड़कियों का ज्यादा हो गया ना, तो लड़कियां क्राइम क्या करेगी? कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन लड़कों का ज्यादा हो गया तो क्राइम करेंगे। तो स्पेशली जैसे वेस्टर्न यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, इन इलाकों में तो बहुत ही ज्यादा सेक्स रेशियो में डेविएशन है, अभी भी है। अरे बोलो, तो सबसे ज्यादा क्राइम भी तो यही होते हैं। आप खुद देखो, बात करें स्पेशली नॉर्थ इंडिया पूरा ही देख लो, ज्यादा क्राइम यही होते हैं फीमेल्स के खिलाफ। साउथ इंडिया में कम होते हैं इस कम्पेयर। आप केरला चले जाओ, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ सेक्स रेशो बहुत ज्यादा है। तो इतना तगड़ा शानदार कानून बना, बात करें ये फीमेल सेफ्टी के लिए। अब इसमें आप कहेंगे सर कैसे? अच्छा, कई बच्चे पूछते हैं सर, मतलब जैसे तुम लोग काफी अच्छी सोसाइटी से बिलोंग करते हो, सारे लोग अच्छे अच्छे फैमिली से आते हो, अब इन चीजों को तो तुम क्या भूल चुके हो, अब गांव में ही बची है सब, खानदान का चिराग। कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे घर में अब लड़का लड़की का कोई डिस्क्रिमिनेशन होगा, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी सिस्टर में कोई डिस्क्रिमिनेशन करते होंगे? नहीं करते ना, बल्कि उल्टा सिस्टर को ज्यादा फेवर करते होंगे। चलो अच्छी बात है, लेकिन एक टाइम था जब इंडिया में ये मैक्सिमम जगह होता था, और आज भी 60-70% इंडिया में होता है, और आप उस 30% में आते हो जो एजुकेटेड पार्ट है। तो आप ऑलरेडी अच्छी क्लास से आते हो। तो मैं उस बात की बात कर रहा हूँ जो रूरल एरिया में, गांव में, आप जो छोटे शहर है, कोटा जैसे, उससे भी छोटे, या फिर तहसील स्तर के, ब्लॉक स्तर के, और गांव में तो 100% होता है, वहां तो आज भी 99% बात करें, एनी हाउ लड़का ही चाहिए। क्या चाहिए? लड़का। अब आप कहोगे सर हाँ चिराग चाहिए, खानदान का चिराग नहीं चाहिए, नहीं। तो एक तो होता है कि चलो होगी कोई बात नहीं, एक होता है कि नहीं मार ही देंगे उसको। आप कहेंगे सर क्यों नहीं करते लोग? देखो दो तीन बड़े बड़े कारण है। देखो बोलता है ना कि हम लोग पुरानी जो बुरी चीजें होती है उसका लॉन्ग लास्टिंग साइड इफेक्ट कितना आता है, और यूरोपियन कंट्रीज में ये सब नहीं है, क्योंकि उनके लेटेस्ट वो लोग बने हैं, पुराना कोई मिथ नहीं है, पुराना कोई कल्चर नहीं है, तो खाते पीते मस्त रहते हैं। अरे बोलो, हम इंडिया इज द ओनली कंट्री जहाँ फीमेल को देवी की फॉर्म में पूजते हैं, 9 दिन तक बात करें, नवरात्र होते हैं, तो निकले ही 2-3 दिन पहले। अरे बोलो, और फिर 10वें दिन वापस क्राइम स्टार्ट हो जाते हैं। तो इंडियंस हाईली बात करें जो है हिपोक्रेट माने जाते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी। अरे बोलो, ये इंडियंस की ओरिजिनल पहचान है। तो होता क्या है कि ये लोग क्राइम ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि लड़कियां पैदा क्यों नहीं करते लोग? देखो दो तीन चीजें, एक तो सेफ्टी, कि पहले उसको पालो पोसो बड़ा करो, एलन भेजो, फिर डॉक्टर बन गई, फिर एमबीबीएस करेगी, जब तक शादी नहीं होगी उसके पापा और भाई उसका बॉडीगार्ड है, फिर शादी के बाद हस्बैंड उसका बॉडीगार्ड है, और अब तो बुढ़ापे में बेटा बॉडीगार्ड है। क्योंकि आपने, आप अखबार पढ़ते हो, हर दूसरे दिन आपको इसी क्राइम की खबरें मिलेगी, हर दूसरे दिन के डेली मिलती है। बचपन से लेके बात करें टिल नेचुरल डेथ, वो हर समय अनसेफ हो गई, अनसेफ हो गई। तो उसको चाहिए। और तीसरा, फिर पता लगा डॉक्टर भी बन गई, और पता लगा लड़का भी डॉक्टर मिल गया, अब शादी की बात हो रही है, ऑन द टेबल बात हो रही है। लड़की का बाप बोल रहा है चलो हमारी लड़की डॉक्टर, लड़का बोल रहा है हमारा लड़का भी डॉक्टर है पर अब हमारा लड़का है, लाइए कितने की बात होगी, मतलब इनडायरेक्ट वे में बोल ही देगा वो, डाउरी, दहेज। अब वो डिमांड करेगा, बात करे, मतलब उस बंदे की, उस लड़के की रेट लग रही है, मार्केट में बिक रहा हो गधा। अरे बोलो, समझ रहे हो ना बात करें। दूसरी बात, अब एक बात बताओ, और नॉर्थ क्या पूरे इंडिया में डाउरी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये कुप्रथा इन्हीं को तो बोलते हैं हम लोग, कि पुरानी चीजों की वजह से, जैसे एक राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने सती प्रथा खत्म की थी। तो अच्छा हुआ, उसमें ये तो होता है कि जब मेल मर जाता था तो उसी के साथ जिंदा फीमेल को चिता पर बैठना पड़ता था। तो सोचो, जिंदा बैठना वर्ल्ड का सबसे खतरनाक दर्द, लेबर पेन सेकंड नंबर पे आता है।
जिंदा ही जला दिया जाता था, वो सती प्रथा थी। उन्होंने पूरी लाइफ लगा दी, तब जाके बात करें जो है फाइनली सती प्रथा खत्म हुई। उसमें एक अंग्रेज भी थे, मेरे को उनका नाम याद नहीं आ रहा, दोनों ने मिलकर किया था। क्या नाम था आपका? लॉर्ड, नहीं माउंट बेटन थे क्या, मुझे नहीं पता है। कोई और थे यार, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। उनके साथ एक अंग्रेज भी, तो दोनों ने मिलकर किया था, क्योंकि अंग्रेजों ने पहली बार देखा कि यार ये क्या है, मतलब हस्बैंड मर गया तो उसकी वाइफ को उसी के साथ जिंदा जला दिया। मतलब क्रूरटी की हद होती है बात करें मतलब। और दूसरा दहेज, इस वजह से इंडिया में बात करें क्राइम बहुत ज्यादा होता है। तो दहेज अब वो कहाँ से देगा, और लड़का दहेज मांग रहा है। तो यदि कोई आदमी दहेज देता है या कोई दहेज लेता है, तो फिर वो सोसाइटी में जो लड़कियां ऑलरेडी हो चुकी हैं उनके साथ होने वाले क्राइम के चांस को खुद ही बढ़ा रहा है। यानी आप दहेज देते हो तो आप तो दे दोगे, चलो आप अमीर हो, लेकिन आपके चक्कर में फिर जो गरीब आदमी वो लड़की पैदा नहीं करेगा, और लड़की पैदा नहीं करेगा तो लड़कियों की पॉपुलेशन कम होगी, तो लड़कों की फिर से बढ़ेगी, लड़कों की बढ़ेगी तो क्राइम होगा। तो क्राइम के लिए सीधा सीधा दहेज रिस्पॉन्सिबल है। तो जो लोग दहेज लेते हैं और देते हैं, दे आर द रेपिस्ट, दे आर द मर्डरिस्ट। सीधी सी बात। यदि आप डॉक्टर बन गए, जैसे आप सारे लोग हो यहाँ पे, 60-70 लोग बैठे हो, तुमने सबने दहेज लिया, डॉक्टर बन के तुम एमडी एमएस एमसीएच आईएएस बन गए, और तुम दहेज ले रहे हो कि साहब इतने लाख, इतना करोड़, इतनी कार, इतना सोना। तो भाई तुम अपने ही फैमिली में जो फीमेल्स है उनके साथ होने वाले क्राइम के चांस को खुद ही बढ़ा रहे हो, जो ऑलरेडी है आपकी फैमिली में उनके साथ। क्यों? क्योंकि आप दहेज लोगे तो कहीं ना कहीं इसका साइड इफेक्ट ये आएगा कि आपके गांव में आपके लोग कोई शादी देखेगा, बोलेगा यार मैं नहीं कर सकता इतनी शादी, इतने तो पैसे ही नहीं अपने पास, इतना दहेज में भी दे सकता, छोरी पैदा ही नहीं करनी, बोले मारने में 5,000 का खर्चा आएगा, जिंदगी भर उसको करोड़ों रुपए कहाँ से लाएंगे, अरे बोलो। तो वो उस चक्कर में छोरी पैदा नहीं करता, और इस वजह से फिर जो है, तो अमीर आदमी कारण होते हैं क्राइम का, डायरेक्टली नॉट इनडायरेक्टली, डायरेक्टली, क्योंकि दहेज देते हैं। और बड़ी बड़ी शादियां, लग्जरी शादियां, ये कारण होता है मेन कारण। तो जो अमीर आदमी है, पूंजीपति है, वही होते हैं क्राइम का मेन कारण, क्योंकि वो औरों को बात करें प्रमोट करते हैं। खुद तो करप्शन करते हैं, औरों को प्रमोट करते हैं, और खुद का तो शानदार सेटिंग होता है, गरीब आदमी बेचारा फिर चोरी करता है और कुछ नहीं करता। कारण अमीर आदमी है, पूंजीपति आदमी, अमीर आदमी, रिच आदमी, वो लोगों घूम रहा है रोल्स रॉयस में, मर्सिडीज में, ऑडी में, रेंज रोवर में। गरीब आदमी को लगता है कि यार मैं कैसे कमाऊं, और मैं दहेज कैसे दूंगा, तो फिर वो बेटी पैदा नहीं करता, अरे बोलो। तो भाई पूरी सोसाइटी की फीमेल्स अनस्टेबल हो जाती है। अब एक बात बताओ, जैसे गायनेकोलॉजिस्ट है, ये एक रेडियोलॉजिस्ट है, वो खुद इलीगल तरीके से यदि फीमेल फेटिसाइड कर रहा है, तो वो रेडियोलॉजिस्ट खुद अपनी माँ और बहन के साथ होने वाले रेप के चांस को खुद ही बढ़ा रहा है, 10, 20, 5, 50 हजार के चक्कर में। यदि गायनेकोलॉजिस्ट ऐसा कर रही है तो खुद वो अपने साथ होने वाले रेप के चांस को खुद ही बढ़ा रही है, यदि वो फीमेल है तो, और उसकी बेटी के साथ भी, अरे बोलो। और जो दहेज ले रहे हैं और दे रहे हैं, ये दोनों जो मूंछों को ताव दे के दहेज ले रहे हैं और दे रहे हैं, दे आर द रेपिस्ट एंड दे आर द मर्डरिस्ट। क्योंकि जो मर्डर हो रहा है लड़की का, उसका कारण भी यही है, और जो रेप हो रहा है उसका कारण भी यही है। मित्रों, सच बताओ, आगे जाके तुम लोग भी देश में आगे जाके शायद तुम्हारी भी होगी, दहेज लोगे क्या? मतलब तुमको देख लो, तुम अपने हिसाब से मम्मी कसम खा लो या कुछ, दहेज लोगे? हाँ, नहीं ना। या दहेज दोगे कभी? तो एक दिन तुम बाप भी बनोगे, 25-30 साल बाद, अरे बोलो, शादी होगी तुम्हारी छोरी की, दो दहेज दोगे? नहीं, गलती से कि तुम्हारा बहुत ही अच्छा दोस्त है कि साहब से मांग लिया थोड़ा बहुत, तो उसको बोलना कि वो दहेज मांग, बोले खड़े हो, टर्न अराउंड, पीछे एक लात मारना, बोले निकल, निकल, पहली फुर्सत में निकल, और दोबारा रिटर्न मत होना। क्योंकि जो लोग दहेज लेते हैं ना, बड़े लोग, दे आर द रेपिस्ट, दे आर द मर्डरिस्ट, वही मेन कारण है, गरीब आदमी कारण नहीं होता। नहीं समझे तुम लोग? तो भाई दहेज इतनी बड़ी कुप्रथा, और भारत में तो दहेज जो लोग भर भर के देते हैं, भारत की महिलाएं दहेज देने, शादी में तो दहेज देखने जाती है कि कितना दहेज दिया फला जी के, बोले इतना तोला सोना और इतना, बोले हमारी लड़की के साथ करते तो हम इतना तोला अरे आंटी जी, आप ऐसी बातें कर 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 खुद के साथ होने वाले रेप के चांस को खुद ही बढ़ा रही हो क्या? समझ में आ गया? अच्छा, यूरोप अमेरिका में सब फालतू की बुलशिट होती है, लोग जाते हैं आराम से, अरेंज मैरिज करते हैं, सॉरी कोर्ट मैरिज करते हैं, तो जो मिलने वाले दोस्त होते हैं उनको थोड़ा सा वो रिसेप्शन देते हैं 100-200 लोगों का, और बस होगी छुट्टी। बात करें अपने यहाँ, बात करें शादी होती है 20 दिन पहले तो प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं। फिर बात करें जो पूरे खानदान के आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ के, दूर दूर के रिश्तेदार, और फिर शादी में पूरा गांव का 2, 3, 4, 5 हजार लोगों को बुलाते हैं, शादी का भंडारा ज्यादा हो रहा है। यही कारण होता है, गांव के लोग अनपढ़ होते हैं, और अनपढ़ के चक्कर में बस शोव करना होता है। इंडियंस गरीब हैं, लेकिन शोव के चक्कर में और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। उधार लेके करेगा, पर करेगा। देखिए किसने मना किया है? ये दुनिया है, दुनिया क्या कहेगी? दुनिया सबसे बड़ी बेवकूफ है। दुनिया है कहेगी तो कहने दो। आप दो लोग हो, शादी करके आ जाओ, अपनी फैमिली के साथ जाओ, कोर्ट मैरिज करो, आपके परिवार वाले उनको रिसेप्शन दे दो, छुट्टी खत्म बात। गाँव के लोग इतनी बड़ी शादी, इतना दहेज, इतनी कार, ये और वो, इतनी बड़ी शादी, और लग्जरियस होटल में, 5 स्टार में, 7 स्टार में, सबके लिए ओडिया मंगा रखी रिसेप्शन पाने जाने के लिए।
अब गरीब आदमी सोचता है जाओ माइला मैं कैसे करूंगा, अरे बाबा अपन करेंगे नहीं, लड़की पैदा नहीं करें, हो भी गई तो मार देंगे। समझ गए तुम लोग? तो जो डिस्क्रिमिनेशन इन बिटवीन द मनी है, वो मेन कारण है क्राइम का इंडिया में। यानी जो अमीर लोग ऑडी में घूम रहे हैं ना, मर्सिडीजों में, दे आर द रियल रीजन फॉर क्राइम। क्या? जो फॉर्च्यूनर में मुझको को ताव देके घूम रहे हैं, दे आर द रियल रीजन फॉर क्राइम। गरीब आदमी क्राइम का रीजन नहीं है, उसके साथ तो क्राइम हो रहा बल्कि। अरे बोलो, समझ में? ये तुम आईएएस आईएएस बढ़ोगे ना, तब आएगी तुम्हारे काम। ये चीज आती है आईएएस में, सोशल के लिए। आप सोशली कितने वो हो। क्योंकि आप आईएएस बनोगे ना, तो आपको सिर्फ डॉक्टर बनने से काम होता है, तो आपको पूरी सोसाइटी को साथ रखना होता है। अरे बोलो, ये होता है। बोलो भाइयों, दहेज लोगे के? गलती से भी? गलती से? हाँ हाँ। अच्छा, तुम्हारे मोहल्ले परिवार में कोई ले तो मना तो करना है एटलीस्ट उसको। हाँ। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ, चलो सुनो। तुम लोग हिम्मत नहीं करोगे, अब मेरे को मत बुलाना पुलिस को। अच्छा, पुलिस में कानून भी होता है हर चीज का कि दहेज इलीगल होता है, लेकिन पता लगा खुद जो पुलिस वाला है, वो एसपी डीएसपी, वो खुद बात करे, जो है वो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई वो खुद बात करें छोरी के लिए दहेज इकट्ठा कर रहे हैं, यानी को खुद को अकल नहीं है। ये कोई टीचर है वो खुद इकट्ठा कर रहा है अपनी बेटी के लिए दहेज, उसको खुद को अकल नहीं है, और सोशियोलॉजी का होकर उसको ये नहीं पता कि सोशल क्या होते हैं। अरे बोलो। तो इंडिया में लोग बातें कुछ और करते हैं, काम इनके कुछ और ही होते हैं, और सब कुछ कुछ नहीं होता। जमाने को बोलना क्या है, और जमाना सबसे बड़ा बेवकूफ है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं होता। समझ आ रहा है? तो मेरे हिसाब से तो तुम अपनी शादी, जैसे कल को ये लड़का बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया, अपना भाई है, एम्स दिल्ली से एमसीएच किया भाई ने, न्यूरो में, न्यूरो सर्जन फ्रॉम एम्स दिल्ली, टॉप किया वहां भी, गोल्ड मेडल मिला इसको। अब इसकी शादी में लोग आ रहे, पता लगा इसने एक चवन्नी भी दहेज नहीं लिया और कोर्ट मैरिज कर ली, तो लोगों के लिए आइडियल बन जाएगा। फिर जो गधे होंगे, जो जिनको सिर्फ पटवारी या थर्ड ग्रेड के मास्टर बनने पे जिनकी डिमांड स्कॉर्पियो और फॉर्चुनर की हो जाती है, उनको शर्म आनी चाहिए। अरे बोलो। लेकिन देश में क्या है, सब गुड़ गोबर ही चल रहा है, चलने दो। तो एक बात बताओ, डाउरी यानी दहेज कितना बड़ा सोशल स्टिग्मा है। मतलब सोशल स्टिग्मा नहीं है, लोग इसको एंजॉय करते हैं। बोलो है या नहीं? तो मेरे हिसाब से तुम सुधरोगे ना, तुमको देख के 50 लोग गालियां निकालेंगे। तुम्हारी शादी में 1000 आदमी आए, तो तुम में से 950 तो गालियां निकालेंगे, बोले क्या नमूना है, हमारे ऐसे करते तो हम इतना करते। लेकिन 50 लोग तो सुधरेंगे जो पढ़े लिखे होंगे। तो मैं एक चीज बोलता हूँ, यदि हम 1947 में सारे पढ़े लिखे होते तो क्राइम ही नहीं होता। अरे बोलो। तो एक बात बताओ, दुनिया में सबसे पावरफुल चीज क्या है? एजुकेशन। अब पता लगा जापान, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया इतने एडवांस क्यों है? सिर्फ बुलेट ट्रेन चलाने से कुछ नहीं होता, आदमी को उसमें लखन भी होने चाहिए बैठने के। पता लगा बुलेट ट्रेन चला ली, आराम से डंडा होकर निकल रहा तो पिचकारी मार रहा है भाई। समझ रहे हो ना? हाँ। तो आप खुद बताओ, देश में सबसे ज्यादा बजट एजुकेशन का होना चाहिए, और इंग्लिश मीडियम स्कूल होने चाहिए शानदार, ताकि सबको थोड़ी ढंग के लखन है। इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम। सरकारी स्कूल में सारे इंग्लिश मीडियम होने चाहिए टू जेड, ताकि मानी हिंदी अलग से सिखाओ अच्छी बात है, पर इंग्लिश मीडियम में बच्चा इंटरनेशनल लेवल की कुछ तो सीखेगा। मैं सच बोल रहा हूँ। हाँ हाँ। इधर देखो चलो। तो भाइयों, ये एमटीपी होता है। अच्छा सुनो, चलो रुक जाओ, रुको जरा। आ? चलता है। इधर देखो, ओ मित्रों, मित्रों, इधर देखो। अरे लाला तू इधर देख ले। अच्छा एक बात बताओ, 19, चलो एनसीईआरटी वाला पार्ट पढ़ लेते हैं। 1971 में सेक्स रेशियो आई थिंक 8 समथिंग था, 850 के आसपास था, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, इतना ही रहा होगा। अभी पता है आपको, करंटली 2020 में सेक्स रेशियो फीमेल्स का और ऊपर चला गया। और पता है आप लोगों को, ये इस कानून का नतीजा है जो इस इंदिरा गांधी ने दिया था उस टाइम। अच्छा, इसकी वजह से पता है क्या हुआ?
तालियां मत बजाओ। इसकी वजह से पता है क्या होता है, जैसे आप कोटा पढ़ने आते हो तो नॉर्मली यहाँ बॉयज गर्ल्स 10 11 12 बजे तो घूमते रहते हैं। कोटा हाईली सेफ सिटी है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट में, अदर स्टेट या सिटी हाईली सेफ है, क्योंकि कोई कुछ से कुछ नहीं बोलता। तो ये सब तभी हुआ ना जब बात करें फीमेल सेफ्टी अपना आप हुआ, कानून बना तो लोग थोड़े तो बात करें डरे उससे, और होते होते तो देखो जब अच्छा कोई कानून आता तो उसका साइड इफेक्ट नहीं, उसका अच्छा इफेक्ट आता, और आज उसका अच्छा इफेक्ट आया ना तो धीरे धीरे डाउरी भी कम होगा, कोई ना कोई तो सुधरेगा। अब तुमको इतनों को सुधरा है तो तुम में से 5 लोग भी सुधर गए तो खूब होता है, फिर 5 और 5 को सुधारेंगे, फिर वो 5 को कोई तो सुधरेगा। अब मेरी वजह से सुधरो तो मेरे को थैंक यू बोल देना, नहीं सुधरो तो कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी। मेरा काम था बीइंग अ टीचर अपना सुधारना। हाँ हाँ। और तुम अभी भी दहेज ले तो परिवार वालों के प्रेशर में, देखो मम्मी पापा तो पुरानी जनरेशन के हैं, वो तो अनपढ़ है या जो भी है, और आप तो पढ़े लिखे हो। आप उनको बोलना कि नहीं, उनको पूरा पूरा ये आधा घंटा समझाना जो मैंने आपको समझाया है वो तुरंत समझ जाएंगे और बोलेंगे वाह बेटा तुमने हमारी आंखें खोल दी, हिंदी फिल्मों के लास्ट वाले सीन की तरह। जैसे विलन का बाप लास्ट में मान जाता है, सॉरी हीरोइन का जो विलन बाप होता है लास्ट में मान जाता है, समझ रहे हो ना। वो अपन ने गदर पिक्चर देखी, लास्ट में सनी देओल के लिए भी मान जाता वो ओमपुरी, ऐसे। तो तुम्हारे मम्मी पापा भी मान जाएंगे, शुरू में तो फोर्स करेंगे तुमको, बावड़ा है क्या तू, ये तो रिवाज है अपने यहाँ। फिर तुम बोलोगे तो धीरे धीरे सुधरोगे, कुछ की पिटाई भी हो सकती है, लेकिन अब इतने लोग इतने बेवकूफ तो नहीं रहे लोग। दूसरा हाँ, ये देखो उस भाई को, जा सिमरन जा, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। लेकिन वो पेरेंट्स बेवकूफ नहीं है, वो दहेज नहीं दे रहे अच्छी बात है, पर ऐसा थोड़ा ना कि किसी बेरोजगार को दे देंगे, डॉक्टर तो बनना पड़ेगा रे बाबा। हाँ। अच्छा दूसरा 5 रिलैक्सेशन दिए इसमें, 5 रिलैक्सेशन है, 5 रिलैक्सेशन है दुष्टों। 5 लीगलाइज रिलैक्सेशन दिए कि हाँ भाई ये तो लीगल केस इसमें अलाउ करेंगे, तो 5 भाई अच्छा कुछ कंट्रीज में एमटीपी बैन ही है, इवन यूरोपियन एक कंट्री है जिसमें कंप्लीटली बैन है, पोलैंड या स्कॉटलैंड है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, क्योंकि वहां की पॉपुलेशन इतनी डाउन जा रही है कि यदि कोई प्रेग्नेंट होता है तो वहां की गवर्नमेंट खुश हो जाती है, बोला अब तो बच्चा पैदा करना ही पड़ेगा। अमेरिका जैसे में एमटीपी का कोई कानून ही नहीं है, क्योंकि वहां पॉपुलेशन ऑलरेडी ठीक ठाक है, जिसको रखना है रखो, जिसको नहीं, क्योंकि वहां फीमेल और मेल का कोई डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं होता। तो एक बात हो तो खानदान का चिराग वाला गुड़ गोबर कॉन्सेप्ट को आपको कहाँ लेके चला गया, और बोलो पॉपुलेशन भी इसी ने बढ़ाई, क्राइम भी इसी ने करवाया, और ये इंडियंस की जीन में जा चुका, जीन में क्रोमोसोम नंबर 6 पे एचएलए के पास होता है ये। हाँ समझ रहे हो तुम लोग। दूसरा 5 रिलैक्सेशन इंडिया में है और इंडिया में ये बैन है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्शन या फॉलोइंग मेथड इज लीगल। तो भाई एमटीपी लीगल ही तो अलाउ है ना, यदि 5 केस में आता है। और 5 केस क्या क्या मैं बताऊं, पहला ह्यूमनोजेनिक, फीमेल के अंदर कोई क्राइम की वजह से बात करें, उसमें प्रेगनेंसी हुई है, रेप हुआ है, तो उसकी वजह से तो गवर्नमेंट को अलाउ करना पड़ेगा। सेकंड, फीमेल ने ऑलरेडी कॉन्ट्रासेप्शन यूज कर रखा था, जैसे कॉपर्टी लगा रखी थी या मालाडी खा रही थी फिर भी वो प्रेग्नेंट होगी, तो इसमें उसकी क्या गलती है, वो गवर्नमेंट का पर्चा दिखाएगी, देखो ये है मेरे पास पर्चा, कॉपर्टी लगा हुआ है, तो सेकंड केस। तीसरा, फीमेल को उसी कोई मेडिकल वो रही है कि यदि वो फीमेल प्रेग्नेंट रही तो उसको लाइलाज बीमारी मर जाएगी, प्रेग्नेंट रही तो उस केस में वोट कराना पड़ेगा। अगला, बच्चे को कोई लाइलाज बीमारी, एमनेसेंट टेस्ट से पता लगा कि डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, तो बावड़ा बच्चा पैदा करने का क्या लॉजिक है, तो उस केस में अलाउ करेंगे। और फीमेल को ऑलरेडी 2 या 3 बच्चे हैं तो उस केस में अलाउ करेंगे। इसके अलावा छठा कोई केस नहीं होता कि डॉक्टर साहब हमारे तो छोरियां हैं तो छोरा चाहिए प्लीज रिपोर्ट करा दो, नहीं रे भैया, भैया यहाँ से जा, सीधी सीधी जेल होगी तेरे को भी मेरे को भी, तो अलाउ कतई नहीं होगा। तो 5 रिलैक्सेशन है और एग्जाम में ये आते हैं, समझ में आ गया। पर सर एक बात बताओ, फिर एमटीपी करते कैसे हैं, सपोज की लीगलाइज है भाई, इलीगली तो तुम अब करोगे नहीं, क्योंकि तुमको मैंने इतना पढ़ा दिया कि तुम्हारी आत्मा झंझोर देगी तुमको कि यार मैं करके आ रहा हूँ 10-20 हजार रुपए के चक्कर में, अरे बोलो। और आप जो है यदि लीगली करोगे तो लीगली तो चलो ठीक, आपको लगेगा कि लीगलाइज तो करना ही पड़ेगा। अब लीगलाइज कैसे करते हैं मैं बताऊं, एमटीपी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेफ मानी जाती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोले तो पहले से तीसरा महीना, कौन सा महीना, पहले से तीसरा महीना, इस फर्स्ट से थर्ड मंथ में एमटीपी लीगल होती है, सॉरी लीगल क्या रहे, सेफ होती है। लीगल तो 5 केस है तो उसमें होगी। शुरुआती कंडीशन में क्या होता है, ये मानो कि इनिशियली बच्चा भी बहुत छोटा है, तो उस केस में फिटस एम्ब्रियो की स्टेज में ही है, तो याद रखना गोलियों से काम चल जाता है। किससे काम चल जाता है, गोलियों से। जैसे 5 गोली का किट आता है, इसको एमटीपी किट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको,
एमटीपी किट, खैर इसका नाम वगैरह और इसकी मेडिसिन के नाम कभी भी नहीं पूछे जाएंगे। 5 गोली आती, मिफेप्रिस्टोन और मिजोप्रोस्ट की गोली आती। बात करें, ये एंटी प्रोजेस्टोन होती है। क्या होती है? एंटी प्रोजेस्टोन और प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग होता है ये। फीमेल को बात करें, एंटी प्रोजेस्टोन गोलियां खिलाते हैं, शुरू में 4 गोलियां आती बड़ी बड़ी, वो खिलाते क्या होगा, बॉडी का प्रोजेस्टोन पूरा गायब। नो प्रोजेस्टोन, यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट, दीवारें टूटना स्टार्ट, और दीवारें टूटेगी तो बस हो गया अबॉर्शन। और फिर प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग खिला देंगे जो सर्विस को डायलेट करेगा और ज्यादा यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शंस को बढ़ाएगा। अरे बोलो। और इनिशियली जो छोटा बच्चा होता है वो ब्लीडिंग के साथ ही वॉश आउट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इनिशियल स्टेज में तो मेडिसिन से काम चल जाता है, लेकिन बच्चा अच्छा खासा बड़ा हो गया, 3 महीने तक आ गया, और 3 महीने में याद करो ऑर्गन सिस्टम सारे डेवलप कर जाते हैं, ब्रेन, लिवर, किडनी, हार्ट, लंग, सब 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 डेवलप कर जाते हैं। अरे बोलो, अरे बोलो। तो उस केस में क्या करेंगे? फिर बात करें, एमटीपी मेडिसिन से नहीं होगा, एमटीपी किट से काम नहीं चलेगा। अब जो है ये इसको सर्जिकली करना पड़ेगा। तो जो इंडिया में जो मोस्ट कॉमन सर्जरी होती है उसका नाम होता है डीएनसी। क्या नाम होता है? डायलेशन एंड क्यूराटास। क्या नाम होता है? डायलेशन एंड क्यूराटास। डायलेशन मतलब डायलेट, क्यूराटास मतलब सर्जन का एक एपरेटस होता है चम्मच के जैसा, उसको क्यूराटास बोलते हैं। अरे बोलो। तो डायलेशन एंड क्यूराटास ये तब करेंगे जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो चुका, सोनोग्राफी करके आपने देखा कि हाँ बच्चा तो काफी बड़ा होगा, मेडिसिन से नहीं गिरेगा, नहीं होगा, तो आपने अब उसका एबॉर्शन अब जो है आप सर्जिकली करोगे। सर्जिकली फीमेल को बेहोश किया, लिथोटोमी पोजीशन में लेटाया, उसके बाद क्या करेंगे? सोनोग्राफी आपने करी ली, देख लिया बच्चा किस साइड इम्प्लांट है, लेफ्ट, राइट, अपर, राइट। अरे बोलो। फिर उसके बाद क्या करेंगे? क्योंकि 3 महीने का बच्चा काफी बड़ा हो जाता है, उसमें सारे ऑर्गन बन चुके हैं, सारे ऑर्गन सिस्टम बन चुके हैं, ठीक है ना भाई, एक प्रोटोटाइप तैयार हो गया बच्चे का। उसके बाद क्या करेंगे? सीजर अंदर इंसर्ट करेंगे वेजाइनल रूट से, और बच्चे को काट डालेंगे। हाथ काट दिया, बाहर निकाल लिया, वो तड़पता हुआ बाहर ऐसे ऐसे करता हुआ, गला काट के बाहर निकाल ली, मुंडी निकाल ली, आंखें नोच दी, चाहे उससे कैंची से काट डालेंगे उसको बुरी तरह से, ठीक है ना, वो बुरी तरह से काटेंगे, कच 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 कच, और बाहर निकाल, भयंकर ब्लीडिंग के साथ वो सब बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। अरे बोलो। और जो मेजर ऑर्गन को पकड़ पकड़ के खींच लेंगे, फिर छोटी कैंची डालेंगे, छोटी वाली, उसे कच 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 के बिल्कुल बारीक काट के, ताकि कोई पार्ट छूट ना जाए, 360 में उसको रोटेट करेंगे पूरा। फिर लास्ट में सी क्यूराटास डालेंगे, वो स्क्रच करने वाला, मतलब खुरच खुरच के उस बच्चे के एंडोमेट्रियम को खींच लेंगे, क्योंकि थोड़ा पार्ट भी छूट गया तो बाद में इन्फेक्शन हो जाएगा। अरे बोलो। तो पूरा निकाल लेंगे। तो ये होता है डीएनसी, डालेशन एंड क्यूराटास। और बच्चे वॉश आउट कर दिए। तो एक बात बताओ, ये इंडिया में सबसे ज्यादा इलीगली होता है। तो एक बात बताओ, चलो वो क्राइम व्राइम तो बात की बात है, वो कपल खुद अपनी बेटी को मार रहा है तो मर्डर तो डायरेक्ट ही हुआ, और फिर 9 दिन तक नवरात्रे करते अलग से, बस झूठ मूठ की नौटंकी। अरे बोलो, बोलो है या नहीं? आप समझ में इंडियंस कितने हिपोक्रेट होते हैं, डिप्लोमेट होते हैं तगड़े वाले। अरे बोलो। इस वजह से होता है। तो ये सीधा सीधा क्राइम होता है। लेकिन अब वैसे तो बहुत कमी आ गई, अब कहाँ रहा, अब तो खत्म हो गया ऑलमोस्ट फीमेल फर्टिसाइड, लेकिन अभी भी होता है, अभी भी होता है। कई बार अखबार में आता है ना कि सोनोग्राफी की कोई मशीन पकड़ में आई है, पता नहीं आता, वो आता भी लोग, मतलब 10-20 हजार के चक्कर में भी ये सब काम करते हैं, जबकि उनको थोड़ा सा मेरी क्लास में आधा घंटा बैठ जाए, उनको दुनिया भर की अक्ल आ जाए थोड़ी सी। इजंट इट? तो बीइंग ए टीचर एक काम, थोड़ा मैं जानबूझ के टॉपिक डिटेल से पढ़ाता हूँ कि तुम डॉक्टर तो बन गए, लेकिन एक घटिया क्वालिटी के डॉक्टर बने तो फिर तुम डॉक्टर ना बन के एक राक्षस होगे, क्योंकि तुम एमटीपी करवा रहे हो इलीगली। डायरेक्ट रेपिस्ट हो आप, यदि आप इलीगली करवाते हो तो। बोलो है या नहीं? तो भाइयों ढंग के डॉक्टर बनना, ये ओडी ओडी खरीदने के चक्कर में इलीगल काम मत करने लग जाना कि मेरे को बॉडी खरीदनी है एज सुन एज पॉसिबल, 5 साल में बॉडी खरीद लूंगा। तो मेहनत करके खरीदू ना, इलीगल काम करके क्यों खरीदते हो? सीधी सी बात। अरे है या नहीं? ठीक है ना, इस तरह से होता है। ये मित्रों एमटीपी समाप्त। अब बताओ अगला टॉपिक बताओ, इनफर्टिलिटी। अच्छा, एनसीईआरटी में इनफर्टिलिटी का कितना टाइम दिया हुआ है, 1 साल की 2 साल? अरे मैं ये नहीं पूछ रहा कितना कंटेंट दिया हुआ, मैं ये पूछ रहा हूँ इनफर्टिलिटी का टाइम कितना दिया हुआ है। 2 था ना? सुनो, जैसे कोई कपल है, उसको बेबी चाहिए, और वो अनप्रोटेक्टेड कोइटस कर रहे हैं लास्ट 2 ईयर से, इवन आफ्टर उनमें प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, इसका मतलब किसी ना किसी में तो प्रॉब्लम है, या तो मेल में या फीमेल में, और दोनों में एक साथ है तो काफी रेयर होता है, एक आधे में होती प्रॉब्लम। तो यदि कोई कपल अनप्रोटेक्टेड कोइटस कर रहा है और 2 साल में भी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, इसका मतलब कोई ना कोई तो इनफर्टाइल है। क्या है भाइयों? इनफर्टाइल। तो अपन क्या करेंगे, जैसे कपल आपके पास आएगा तो बीइंग अ डॉक्टर आप पहले मेल और फीमेल दोनों को सेपरेटली एग्जामिन करोगे।
मेल का सीमन एंजियोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, टोनोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया, इंपोर्टेंसी, विटामिन ए, की कमी, स्पर्म की मोटिलिटी वगैरह, तो ये तो नहीं है। पता लगा हल्की फुल्की प्रॉब्लम है तो उसी को ठीक कर दो। फिर फीमेल को चेक करेंगे, अंडा बनता नहीं बनता, केस होता नहीं होता, एंडोमेट्रियम मोटी होती नहीं होती, सीलियर मोट होता नहीं होता, फेलोपोटी में कोई केस तो नहीं है, मेस्ट्रोसाइकिल रेगुलर आते नहीं आते, ओवरी को सिस्ट तो नहीं है। बाकी बात करें, सारी चीजें चेक करें, देखा वो भी चकाचक है। जब सब कुछ चकाचक है तो बीइंग अ डॉक्टर आप कुछ नहीं करोगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोइटस बढ़ाने को एडवाइस करोगे और उसको रिस्क पीरियड समझा दोगे वहीं पर, यदि अनपढ़ कपल है तो। अरे बोलो। तीसरा, लेकिन यदि कोई प्रॉब्लम है तो भैया फिर जो टेक्निक है उसका नाम ही देखो कितना शानदार है। बात करें टेक्निक का नाम है, बात करें ART। क्या नाम है? AR टेक्निक यूज करेंगे, असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्निक। क्या यूज करेंगे? असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्निक। ये जो असिस्टेंट, अब चुपचाप सुनो, एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल आता है इस टॉपिक से, ठीक है ना? और 10 मिनट का टॉपिक है, पढ़ लो। अच्छा, एमनियोसेंटेसिस पढ़ा दिया क्या मैंने? अभी आया क्या सीक्वेंस में? नहीं आया ना, बाद में ना तो। हाँ इधर देखो, चलो इधर देखो। अरे रुको, सबसे पहले आता है, बात करें असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्निक। देखो एक बात याद रखना, फीमेल को यदि प्रेग्नेंट होना है तो बच्चा तो फाइनली उसी में इम्प्लांट होगा। हम अलग अलग टेक्निक से अलग अलग चीजें कर सकते हैं। टेक्निक केवल फर्टिलाइजेशन की या गैमेट को इधर उधर ट्रांसफर करने की होती है। हम अभी इतने एडवांस नहीं हुए इस प्लानेट पे कि टेस्ट ट्यूब में पूरा बच्चा ग्रो करा कर दे दे, और फ्यूचर में हो जाए वो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी इतने एडवांस नहीं हुए कि हम टेस्ट ट्यूब में पूरा बच्चा ही ग्रो करवा ले। ज्यादा ज्यादा फर्टिलाइजेशन और गैमेट का इधर उधर ट्रांसफर, बस यही टेक्निक हमारे सिलेबस में भी, और होती भी यही है। कैसे? इधर देखो, जैसे सबसे पहले ART दो तरह की होती है। एक होती है भाइयों इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और शॉर्ट में बोलेंगे IVF। क्या बोलेंगे? IVF। और एक होता है मित्रों इन वाइवो फर्टिलाइजेशन। आप कहोगे सर शॉर्ट में तो ये भी IVF होगा, लेकिन याद रखना IVF आपको सिर्फ इसको मानना है, अब मानना ही है, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। एग्जाम में IVF आ जाए, मैं फिर बोल रहा हूं, तुम बाहर आके सेम चीज पूछते हो जो क्लास में मैं 4 बार पढ़ता हूं। यदि क्वेश्चन में IVF आए, आप उसको नहीं मानोगे, अब ये मत अड़ जाना कि नहीं सर शॉर्ट फॉर्म दोनों की सेम है, मैं नहीं मानूंगा। तो ठीक है भाई, तू फेल होगा फिर। NCERT सही क्वेश्चन को नहीं मानती और तुम अपनी मनमर्जी मत चलाना। IVF मतलब सिर्फ इनविट्रो मानना है, और इनविट्रो का मतलब मैं बताऊं क्या होता है। जब फर्टिलाइजेशन आउटसाइड फीमेल बॉडी होगा, आउटसाइड फीमेल बॉडी, इसका मतलब यह हुआ। और इन वाइवो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इनसाइड फीमेल बॉडी। तो आप कहेंगे सर फीमेल बॉडी में तो वैसे भी होता है। नहीं नहीं, टेक्निक की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ टेक्निक। और यहां पर फीमेल बॉडी के बाहर तो ऑब्वियसली बात है टेक्निक तो आएगी आएगी। अरे बोलो। तो टेक्निक की हेल्प से यदि फर्टिलाइजेशन बाहर किया है तो इन विट्रो है, और फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी में इन वाइव है, उनको IVF नहीं बोलेंगे। माना कि शॉर्ट फॉर्म उसका भी IVF ही है, पर फिर भी नहीं मानते। अब नहीं मानते तो नहीं मानते, शुरू से चल रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूं, क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल आता है। IVF बोले तो आपको सिर्फ ये मानना है, वो नहीं मानना। नहीं मानना तो नहीं मानना, खत्म बात। अब घर जाके बात करें, आर्ग्यूमेंट मत देना मेरे को कि सर वो भी तो शॉर्ट फॉर्म IVF ही है, ऐसी अकड़ मत दिखाना, ठीक है ना? अब दूसरी बात, एक बात बताओ, वो एक कॉमन सेंस लगाओ, ये कितने आसान है, मतलब अभी तुमको यूं याद हो जाएगा। एक बात बताओ, आपने क्या बाहर किया, इसका मतलब आपके हाथ में क्या आ चुका है? जाइगोट। बस खत्म। आपने मेल से स्पर्म निकाला, फीमेल से अंडा निकाला, क्या बना? तो आपने जाइगोट कहां कराया? बनाया आउटसाइड फीमेल बॉडी, तो किसी पेटी डिश में बनाया? अरे बनाया ना। स्पर्म डाले, अंडा डाला, और उस पर स्पर्म की बौछार करा दी, फर्टिलाइजेशन हो गया। अब जो है जाइगोट बना, उस जाइगोट को कहां ट्रांसफर करोगे? या तो फेलोपियन ट्यूब में या यूट्रस में, इसके अलावा थर्ड ऑर्गन का है? कहीं नहीं है। या तो जाइगोट को आप फेलोपियन ट्यूब में डालोगे, यूट्रस में डालोगे। तो भाई एक बात बताओ, जाइगोट आपके पास है, क्योंकि आपने फर्टिलाइजेशन आउटसाइड फीमेल बॉडी किया, नहीं मेल से स्पर्म लिए, फीमेल से अंडा लिया, आपके हाथ में जाइगोट है। हाँ करो ट्रांसफर, इसको किस में करोगे? फेलोपियन ट्यूब या यूट्रस, इसके अलावा तीसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। तो या तो आप फेलोपियन ट्यूब में करो या यूट्रस में करो, और फेलोपियन ट्यूब में करोगे तो 8 से कम नहीं करोगे, 8 से कम ही करोगे ना, 8 या 8 सेल से कम। तो सुनना, यदि आपने फेलोपियन ट्यूब में किया है तो भाइयों आप क्या ट्रांसफर कर रहे हो?
तो नाम क्या देंगे इसको? जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। चलो चलो इसको बैठते हैं। 2016 का क्वेश्चन, जिफ्ट की फुल फॉर्म बताओ। यदि आपको फुल फॉर्म याद है तो आपको फिर सब कुछ याद है कि जाइगोट इंट्राफेलोपियन। एग्जाम में उल्टा बोल दे कि जिफ्ट इन विट्रो होता है कि इन विट्रो होता है, तुम कहोगे सर जाइगोट बनाया ना आपने बाहर, इसका मतलब आईवीएफ इन विट्रो ही तो हुआ, और आपके हाथ में जाइगोट है, इसका मतलब फर्टिलाइजेशन आपने कर लिया बाहर। अब आप इसको केवल ट्रांसफर करो। जिफ्ट केवल ट्रांसफर टेक्निक है। कौन सी टेक्निक है? फर्टिलाइजेशन तो हो चुका है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। वो कैसे करता हूँ आपके सिलेबस में नहीं, बस इतना याद रखना कि अंडा डाला इसमें की बौछार करा दी, खत्म बात। वहां भी एक इसमें एंटर करेगा कि जोनाब्लोसिडर फर्टिलाइजेशन सब कुछ वहां भी है। अरे बोलो बोलो, ये केवल ट्रांसफर टेक्निक है। और इसमें यदि आप ट्रांसफर करोगे, बात करें फॉलोपियन ट्यूब में, तो 8 या 8 से कम सेल करोगे, नॉर्मली 3-4 सेल करते हैं। बोलो भाई। हाँ, लेकिन आप सोच रहे हो कि यार 2 दिन और इंतजार कर लेते हैं, थोड़ा सा नरिशमेंट दे देते हैं टाबर को, मतलब 8 से 8 सेल 16 सेल, 16 सेल आ जान दो ना यार, 8 से ज्यादा आ जानो, डायरेक्ट यूट्रस में डाल देंगे, सीधा फर्टिलाइजेशन, सीधा इम्प्लांटेशन होगा। अरे बोलो। तो यदि आप इसको 2 दिन और इंतजार कर लोगे, तो फिर अब आप इसको फॉलोपियन ट्यूब में ना डाल के कहां डालोगे? अच्छा, आपने 8 से ज्यादा सेल, 16 से ज्यादा सेल यदि फॉलोपियन ट्यूब में डाल दी, तो मित्रों एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी, लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे बोलो। तो आप इसको सीधा यूट्रस में डालोगे, क्या बोलोगे उसको? हाँ, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। तो मित्रों 8 या 8 से ज्यादा होगा नहीं होगा? तो भाई मेरे, जो नेचुरली होता है आर्टिफिशियल भी वही करते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, जो जिफ्ट टेक्निक है और जो आईयूटी टेक्निक है, ये फर्टिलाइजेशन टेक्निक है कि ट्रांसफर टेक्निक है? और भाई ट्रांसफर केवल 2 ही जगह होता है, या तो आप फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करोगे या यूट्रस में ट्रांसफर करोगे, तीसरा कोई ऑर्गन नहीं होता। तो तीसरा कोई ट्रांसफर टेक्निक ही नहीं होता। नहीं समझ में आ रहा? रटा मत करो हर चीज को, नींद में उठ के जाओगे तो भी से आंसर दोगे जो मैं पढ़ा रहा हूं तुमको। मैं पहले ही बोला था, यदि तुम मेरी क्लास को ढंग से सुनते हो, मैं हर चीज बोल के जाता हूँ कि तुम्हारी जितनी भी दूसरी बुक्स होती है सारी सोल्व हो जाएगी यदि सुनोगे तो। ये दोनों सिर्फ ट्रांसफर टेक्निक है और कुछ नहीं है। फर्टिलाइजेशन तो ऑलरेडी हो चुका है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। समझ में आया? अब तीसरी एक टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं इक्सी। क्या बोलते हैं? पहली बात तो इक्सी आईवीएफ का सबसे एडवांस फॉर्म है। जैसे आपने किसी महिला का अंडा लिया, उसके हस्बैंड के स्पर्म लिए, अंडे के ऊपर स्पर्म डाल दिए, लेकिन पता लगा बाहर भी अंडे को स्पर्म फर्टिलाइज नहीं कर पा रहे, क्योंकि जैसे कई महिलाओं का जोनाब्रोसिडा बहुत मोटा होता है, पता लगा अंबुजा सीमेंट का बना हुआ है, स्पर्म एंटर ही नहीं कर पा रहा। तो आपने सोचा कि यार अच्छा हो सकता है कि जेनेटिकली, ठीक है, तो आप क्या करोगे? सबसे एडवांस टेक्निक यूज करोगे फर्टिलाइजेशन की। ट्रांसफर की नहीं, ट्रांसफर की तो 2 ही है, ये यूनिवर्सल है। क्योंकि मेरे भाई, या तो फिलोपियन ट्यूब में डालोगे, यूट्रस में डालोगे। अब आप इनको अलग अलग सिनोनिम नाम दे सकते हो, पर टेक्निक तो 2 ही है। बोलो। तो फर्टिलाइजेशन का सबसे एडवांस तरीका जो होता है अभी प्लानेट पर, वो ये वाला है भाइयों। इसको हम लोग बोलते हैं ICSI। क्या बोलेंगे? इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। और ये सब बना माइक्रोपिपेट आती है इसकी, माइक्रोपिपेट, अंडर द माइक्रोस्कोप इसको आप करोगे, ऑपरेट करोगे, ठीक है। आप एक अंडा लोगे, एक स्पर्म लोगे, तो सिर्फ एक स्पर्म लोगे, तो सोचो कितनी फाइन नीडल होती होगी जिसमें आप एक स्पर्म छांट रहे हो। अच्छा, कई बार बच्चा फिर एक गोबर सा क्वेश्चन पूछता है हमसे, सर क्या हम ऐसा डिसाइड कर सकते हैं कि एक स्पर्म एक्स क्रोमोसोम का वाई का? अरे बाहर से कैसे पता लगे कि एक्स का है कि वाई का है? स्पर्म स्पर्म होता, हमें कैसे पता लगेगा? कोई जेनेटिक्स थोड़ा चेक करें उसकी। एक स्पर्म लिया, और जो अंडा था, अंडे में उस माइक्रोपिपेट का इंजेक्शन लगा देंगे। सोचो एक एक सेल को इंजेक्शन दे रहे हो तुम लोग, सोचो कितना एडवांस टेक्निक होगा। बात करें एक सी, अरे बोलो। तो ले देकर आपका जोनाब्रोसिडा बहुत मोटा था, एक कारण हो सकता है, तो आपने फाइनली इंजेक्शन से जोनाब्रोसिडा क्रॉस करा दिया और जायगोट बन गया। अरे बोलो। तो वापस आपके हाथ में क्या आया? जायगोट। यदि वो फीमेल बॉडी में सिर्फ नॉर्मल टेक्निक से स्पर्म लेयर बौछार करा दी तो बन गया, तो भी जायगोट है। लेकिन सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी यूज किया आपने, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, कि स्पर्म का इंजेक्शन अंडे के साइटोप्लाज्म को दिया। तो सोचो कितना माइक्रो पिपेट और कितने छोटे, बात करें मतलब माइक्रोस्कोपिक वो चीजें, उनको आप कर रहे हो। अरे बोलो। तो जायगोट बना। अच्छा, जायगोट बना लिया, अब वापस क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफर। तो मित्र मेरे, या तो ये टेक्निक यूज करोगे या ये करोगे, क्योंकि ट्रांसफर इसके अलावा कैसे करोगे? नहीं समझ में आया? आया? यदि नॉर्मली एआर टेक्निक जो नॉर्मल है उससे हो जाए तो भी जाइगोटी बनाओगे और इनसे से ट्रांसफर करोगे। लेकिन नॉर्मल टेक्निक काम नहीं की, एआरटी काम नहीं की, सबसे एडवांस एआरटी, तो फिर आप इक्सी पे जाओगे। किस पे जाओगे? इक्सी पे जाओगे, आईसीएसआई पे। और जाइगोट बनने के बाद या तो इससे ट्रांसफर करो या इससे करो, आपकी मर्जी है जिससे करो। बोलो भाई। और सुनना, बस आईवीएफ से पैदा होने वाले बच्चों को ही बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या बोलते हैं?
इसका मतलब ये हुआ कि टेस्ट ट्यूब में भी वो होते हैं जिनका फर्टिलाइजेशन आउटसाइड होता है। खत्म बात। टेस्ट ट्यूब वो होते हैं जिनका फर्टिलाइजेशन आउटसाइड फीमेल बॉडी होता है। अब वो सिर्फ बोछार करने से होता है कि इंजेक्शन से होता है, वो मैटर नहीं करता। टेस्ट ट्यूब बोले तो आईवीएफ वाले बच्चे टेस्ट ट्यूब होंगे। इनको टेस्ट ट्यूब नहीं बोलते भाइयों, मैं पहले बता देता हूँ। इनको टेस्ट ट्यूब नहीं बोल। और टेस्ट ट्यूब का मतलब ऐसा नहीं होता कि टेस्ट ट्यूब में बच्चा पैदा कर दिया। नहीं तो हम लोग 11th स्टैंडर्ड में वो जो केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में वो जो टाइट्रेशन करते थे हम लोग, उसकी टेस्ट ट्यूब को इमेजिन करते हैं, टेस्ट ट्यूब बोलते हैं, बच्चा नया इमेजिनेशन पे आ जाता है। उस टेस्ट ट्यूब में बच्चा बनाओगे तुम लोग। हाँ वो इधर देखो, बात करें अगला। इधर देखो वे, इन वाइवो फर्टिलाइजेशन। अब इन वाइवो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं यहाँ पे। प्रैक्टिकली तो क्या होता है वो छोड़ो, यहाँ पे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मेल को कोई भी समस्या है तो मेल की समस्या का निदान है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एआई, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। महिला को कोई भी समस्या है तो महिला को दे दो गिफ्ट। क्या दे दो? देखो गिफ्ट कितना बढ़िया नाम दिया, महिला मान जाएगी। और बोलो हाँ गिफ्ट, गिफ्ट दे दो महिला मान जाएगी। तो मेल को कोई भी समस्या है, अब मेल को 2016 में भी क्वेश्चन आया था कि एक ओलिगोस्पर्मिक मेल है, तो बीइंग अ डॉक्टर तो ओलिगोस्पर्मिया में आप एक ही करोगे ना कि एक तो आपको एक ही स्पर्म चाहिए, आपने स्पर्म निकाले, ठीक है उसके स्पर्म कम बनते हैं, कोई नहीं एक ही तो चाहिए आपको, और स्पर्म का इंजेक्शन लगा दिया और ये कर दो। लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मेल को कोई भी समस्या है, एआई यूज करो। इंपोर्टेंसी है, स्पर्म कम बन रहे हैं, मोटाइल कम है, तो एआई यूज करेंगे। मेल का स्पर्म का इंजेक्शन भरेंगे और उसको एक्टिव सॉल्यूशन में डालते हुए दूसरे इंजेक्शन में डाल के वेजाइना में इसको इंसर्ट करा देंगे। अरे बोलो, तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्योंकि आप लोगों ने एनिमल हस्बेंड्री तो पढ़ी है, वहां भी पढ़ा होगा। तो मेल को कोई भी समस्या है, देखो मैं आपको नीट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, मेल को कोई भी समस्या है, एग्जामिनर मेंशन करेगा मेल इज हैविंग दिस प्रॉब्लम, कौन सा आंसर है, आंख बंद करके यही लगा देना, कभी गलत नहीं हुआ। मैं बोल रहा हूँ, यार सर बोल रहे हैं, मान लिया करो मेरी बात। मैं फुल एंड फाइनल बोलता हूँ देखो, और मैं सच बोलता हूँ, सीधी सी बात जो होती है। महिला को कोई प्रॉब्लम है तो उसको गिफ्ट देंगे। क्या देंगे? क्योंकि महिलाएं गिफ्ट देने पे मान जाती है। अरे बोलो हाँ यस सर, सब पता तुम लोगों को। चलो गिफ्ट की फुल फॉर्म बताओ। गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। अब बच्चा यहां पर अपना नया आर्गुमेंट लाता, सर गैमेट मतलब आप गैमेट ट्रांसफर करो फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में, तो गैमेट तो स्पर्म और अंडा दोनों हो सकता है। तो मैं बताऊं, इस गैमेट को आपको हमेशा अंडा ही मानना है, क्योंकि यदि आप स्पर्म ट्रांसफर करते हो तो फिर इसको एआई बोलोगे, और अंडा ट्रांसफर करोगे तो साइंटिस्ट ने इसको गिफ्ट बोल रखा है। माना कि हम गेमिट में मेल फीमेल दोनों का गेमिट मानते हैं, पर एग्जाम में यदि गिफ्ट बोल रहा है ना, तो लिख लेना पहली बात तो गिफ्ट महिला को देंगे और उसी का गिफ्ट है उसी को दे देंगे। नहीं समझ में आया? बेवकूफ बनाएंगे उसको, उसी का गिफ्ट है उसी को दे देंगे। ये देखो, अच्छा ये मैं फिर बोल रहा हूं, मैं जानबूझ के फनी में मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि तुम्हें याद रहेगा। गिफ्ट जो है, चलो महिला के लिए बनाया, महिला की कोई भी प्रॉब्लम उसको गिफ्ट देंगे, पर उस गिफ्ट में उसी का पार्ट उसी को दे रहे हैं, उसी का अंडा। अब वो उसका भी हो सकता है, किसी डोनर का भी हो सकता है। समझ में आ गया? तो उसको कोई भी प्रॉब्लम है आप गिफ्ट दोगे। क्या दोगे? या किसी फीमेल का है वो किसी और के अंदर सरोगेसी चाहती है तो उसको दे देंगे, मतलब होगा ये गिफ्ट। तो जी बोले तो वैसा तो गेमेट होता है, लेकिन भाइयों आपको हमेशा जी को अंडा मानना है, ओवम मानना है। क्या मानना है? असम मानना है। अब ये चीजें चल रही है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं समझ में आया? ठीक है, इनसे बनने वाले बच्चों को हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं बोलते। इंडिया की फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कौन थी? दुर्गा। दुर्गा पहले हर्षा चड्डा को मानते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केस जीत गई तो दुर्गा है। और उसको खुद को भी फिर से टेस्ट ट्यूब बेबी हुई है उसको, है ना। दूसरा सुनो, वर्ल्ड में फर्स्ट है लुइस ब्राउन, इंग्लैंड में हुई थी है, क्या वो कोई नहीं पूछता। आप लोग इधर देखो, अब एक वर्ड आता है सेरोगेसी। क्या आता है भाई? मैंने जितना ही बिल्कुल प्रिसाइजली पढ़ा है ना, इससे कम कतई नहीं पढ़ना, अच्छा ज्यादा भी नहीं पढ़ना, यही आता है और यही बार बार आता है। और ये आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो एक बार दोबारा पढ़ाऊं। आ गया ना? आसान है। इसमें देखो कॉमन सेंस नाम की चीज लगानी है, भगवान ने आपको ब्रेन दिया, देखो कितना शानदार, इसको लगाने का बाबा। हाँ तो अगला सुनो, मैं क्या बोल रहा था अगला, हाँ सरोगेसी। सरोगेसी क्या होता है? जैसे कोई फीमेल है, वो मां नहीं बन पा रही लेकिन उसको बच्चा चाहिए। अब या तो उसका अंडा है, उसमें यूट्रस में एंडोमेट्रियम मोटा नहीं होता, या किसी और का अंडा है वो खुद मां बनना चाहती है, तो सरोगेट कोई भी माँ हो सकती, कोई भी फीमेल हो सकती है। इवन दो
मीनोपॉजिक फीमेल में ऑल्सो बी ए सरोगेट मदर। सर आप हो गए सर, मीनोपॉजिक फीमेल में तो यूट्रस में कोई चिपचिपाहट नहीं है, ओवरी में कॉर्पस ल्यूटियम नहीं है, तो फिर वो प्रेग्नेंट कैसे होगी? भाई देख सुन, आप 21 सेंचुरी में जी रहे हो, ये मेडिसिन तो 70-80 साल पुरानी हो गई भाई, और ये टेक्निक की बात करें 40 साल पुरानी हो गई ये टेक्निक। कैसे? जैसे कोई फीमेल है, उसको बच्चा चाहिए, अब उसमें अंडा तो बनता है पर वो यूट्रस अनफेवरेबल है, तो हम क्या करेंगे, उसका गिफ्ट किसी और को देंगे, उसका अंडा निकाला। समझ रहे हो? अरे बोलो। या फिर क्या करेंगे, जायगोट बना लेंगे। क्या बना लेंगे? कि उस फीमेल का अंडा लिया, जो मेल पार्टनर है उसके स्पर्म लिए, अब वो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो सकती तो उसका जायगोट बनाया और किसी किराए की कोख, सरोगेसी इसी को बोलते हैं, उसके यूट्रस में इम्प्लांट कर देंगे, तो या तो जिफ्ट करोगे या यूटी करोगे। अरे बोलो, समझ में? समझ में? ये करेंगे, बात करें। कोई मिनोपॉजिक फीमेल भी मां बन सकती है, 60 साल की महिला ही मां बन सकती है। आप कहोगे सर उसमें तो मिनोपॉज आ चुका है। और दूसरी बात, ये जो सरोगेसी करते हैं तो दोनों महिलाओं का ओवुलेशन सेम डे होना चाहिए, इसलिए पहले उनको तैयारी करते हैं 2-3 महीने तक, तो उनको गोलियां खिला खिला के, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन एफएसएस वगैरह खिला के उनका ओवुलेशन सेम डे कराते हैं, क्योंकि जिस महिला से आपने अंडा लिया है उससे अंडा रिलीज हुआ, तो इस महिला में भी उसी दिन कॉर्पस सिस्टम बननी चाहिए ना। ऐसा नहीं कि इसका तो पोस्ट ओवुलेटरी चल रहा है, प्री ओवुलेटरी, उसका ओवुलेशन हो गया। पहले दोनों महिलाओं को सेम, समझ रहे हो? इनिशियली टाइम लगता है, इसे बहुत टाइम लगता है, बहुत पेशेंस बरतना पड़ता है कपल को। तो दोनों को पहले तो मेडिसिन खिला खिला के सेम डे ओवुलेट करवाएंगे, और जो डोनर है उसका अंडा लेंगे, और जो रेसिपिएंट है उसका अंडा तो निकाल के बात करें, उसको तो हटाओ, जायगोट बनाया आपने और उसके यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया, तो उसमें भी तो कॉर्पस ल्यूटियम है, तभी तो प्रेग्नेंट हो पाएंगे। अरे बोलो। लेकिन याद रखना, वो केवल किराए की कोक है, बायोलॉजिकल कैरेक्टर उन्हीं के आएंगे जिनके गैमेट है, तो बाद में उस माँ को उसका बच्चा उनको देके जाना पड़ेगा। दूसरा, मिनोपोजिक फीमेल को भी हम लोग बात करें सरोगेट माँ बना सकते हैं। कैसे? आपको कि सर मिनोपोजिक फीमेल को कैसे बढ़ाओगे, तो कॉर्पस ल्यूटियम है नहीं। ओ मित्र, कॉर्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ही तो बनाती है ना, तो फीमेल को शुरू में 20-25 दिन तक एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दे देके उसका यूट्रस तैयार कर देंगे हम। क्या? और 4 महीने तक उसको सुबह शाम एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन खाना पड़ेगा, क्योंकि 4 महीने तक कॉर्पस ल्यूटियम का रोल होता है। 4 महीने बाद तो फिर प्लेसेंटा बन जाएगा, तो एक मिनोपोजिक माँ भी, मिनोपोजिक मदर भी, सॉरी मिनोपोजिक फीमेल भी माँ बन सकती है, वो सरोगेट फीमेल। अरे बोलो। तो कितनी एडवांस टेक्निक की बात करें, नहीं मीनोपोजिक कोई फीमेल है वो माँ भी बनना चाहती है तो उसको भी बना देंगे, लेकिन बायोलॉजिकल कैरेक्टर उसी का आएंगे जिनका गेमेट होता है। नहीं समझ में आया? आया? तो 4 महीने तक एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन खिलाना पड़ेगा, उसके बाद क्या जरूरत है, क्योंकि उसका तो प्लेसेंटा बन गया, तो प्लेसेंटा तो बन जाएगा ना, क्योंकि एंडोमेट्रियम आपने ग्रो करवा दिया शुरू में एस्ट्रोजन खिला खिला के, प्रोजेस्टेरोन खिला खिला के। बोलो भाई, नहीं समझ में आया? आ गया? ढंग से आ गया समझ में? बस ये ज्यादा कुछ नहीं आता। चलिए, लास्ट में एमनियोसेंटेसिस। क्या है लास्ट में? और तो कुछ बचा नहीं ना इसमें? हाँ। क्या क्या? कोई सा भी, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, अगला एमनियोसेंटेसिस। और एमनियोसेंटेसिस में हल्का सा आपको पढ़ा भी चुका हूं, दोबारा सुनो। 14 to 15 वीक में एमनियोटिक फ्लूइड निकालते हैं थोड़ा सा। अब एमनियोटिक फ्लूइड सेल भी आएगा और लिक्विड भी आएगा, तो प्रोटीन लिपिड कार्बोहाइड्रेट सब कुछ आएंगे। अरे बोलो। तो प्रोटीन लिपिड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड सारा कुछ पता लग जाएगा, जो मेटाबोलाइट्स हैं, और जेनेटिक इंफॉर्मेशन पूरी पता लग जाएगी, जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर जैकब सिंड्रोम, कुछ भी है सब पता लग जाएगा, क्राइडो चेस्ट सिंड्रोम कुछ भी है। तो आप यदि ऐसा है तो लीगल केस में एमटीबी में भी आता है, अरे बोलो, एबॉर्शन करा देंगे। समझ में आया? अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन आया था आपके नीट में कि क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट पैलेट समझ, तो ये जो तालू कटा होता है ऊपर का, कई लोगों का ऊपर का होठ कटा होता है ना, तो ऊपर का होठ ही नहीं, अंदर तक हार्ड पैलेट तक कटा होता है थोड़ा सा। तो क्लेफ्ट पैलेट जो है कोई जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, वो तो बस एक फिजिकल छोटी सी प्रॉब्लम है, और उसको देखने के लिए आपको इतना महंगा इम्यूनोसेंटेसिस करने की क्या जरूरत है, वो तो 600 रुपए की सोनोग्राफी में वैसे दिख जाएगा। एग्जामिनर ये थोड़ी ना पूछ रहा है कि आप एम्ब्रियोनिक कंडीशन में क्या क्या पता लगा सकते हो, आप तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन तक पता लगा सकते हो, फिजिकल तो साफ साफ दिख जाएगा। लेकिन जब सोनोग्राफी में जो चीज फिजिकली दिख रही है और वो जेनेटिकल डिसऑर्डर नहीं है, तो जेनेटिक्स में क्यों आएगा? तो क्लेफ्ट पैलेट जेनेटिकल डिसऑर्डर नहीं है, वो कोई हायरार्की थोड़ी कि किसी जीन में चेंज होने से होता है। अरे बोलो, हो गया बस, हो गया तो हो गया। तो भाई मेरे, उसके लिए एमनियोसेंटेसिस है भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए, और एमनियोसेंटेसिस उसके लिए कोई जीन भी नहीं है, तो सोनोग्राफी में ऐसे पता लग जाएगा। तो किसी बच्चे का यदि ऊपर का होठ कटा है तो डॉक्टर खुद ही बता देगा भाई आपके बच्चे में तो होठ कटा है, बाहर आ जाएगा, कोई बात नहीं, सिल देंगे इसको, होते सर्जरी होती छोटी सी। अरे बोलो, कहीं होता है ना जिनके तुम होठ सिले होते हैं, यहाँ पे टाके नजर आते हैं,
अरे होते ना कई लोग देखेंगे आप लोग, तो वही होते हैं बात। तो इसके लिए हेमनियोसेंटेसिस करने की क्या जरूरत है? ये तो सोनोग्राफी 600 700 रुपए की होती है, उसी में पता लग जाएगा। समझ में आ गया? कुछ बचा है इसमें चैप्टर में? और कुछ बचा है क्या? नहीं? और मित्रों, ये आपका चैप्टर सब। चलिए, नया चैप्टर एवोल्यूशन। हाँ, एवोल्यूशन में ऑनलाइन वालों आप लोग भी सुन लो, जो मॉड्यूल है बस वही मोर देन सफिशिएंट है। इसमें नोट्स की 1% भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मॉड्यूल हमने ऑलरेडी इतना प्रिसाइज कर लिया कि वही नोट्स है। अच्छा, एनसीईआरटी डेली लेकर आना क्लास में। मैं एनसीईआरटी मेरी मर्जी में किसी भी दिन पढ़ा दूंगा, डेली भी पढ़ा सकता हूँ, अल्टरनेट पढ़ा सकता हूँ, मेरी मर्जी। लाना आपको पर पर्सन को डेली है, क्योंकि एनसीईआरटी जो है ना, उसके बिना आपको इवोल्यूशन घर पे पढ़ोगे ना, पल्ले भी नहीं पड़ेगा। और तुम में से ज्यादातर बच्चे फर्स्ट टाइम हो। हाँ, कोई नहीं, कल से जरूर लेके आना। चलिए, पहले एवोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ? हाँ, मुहूर्त में बिलीव करते हो तुम लोग दुष्टों, सुपरस्टिशंस में बिलीव करने वाले लोगों। हाँ, चलो एवोल्यूशन। सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे देता हूं। पूरा का पूरा चैप्टर एक सिंगल वर्ड पे चलता है, बाई चांस। किस पे चलता है? ये चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, एनसीईआरटी का आधा पेज अभी 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। और इसमें मैं आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन क्लास में पढ़ाऊंगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं। तो पढ़ाऊंगा मतलब अब आप क्लास मिस करना, फिर आप अगली क्लास में आके देखना, फिर आपको पता लगेगा भाई कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा मेरे। तो क्लास मिस करो, आप जानो। अच्छा, क्वेश्चन 3 4 5, ज्यादातर टाइम 4 क्वेश्चन आते हैं इसमें नीट में। और चैप्टर हार्डली 8 लेक्चर का है, यानी हर दिन हर क्लास से 2 नंबर पक्के आपके। मतलब आप देख लो, छोटा सा चैप्टर है, क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। हमारे एनसीईआरटी का हेडिंग जो पेज है वही इसी का बना हुआ है। वो प्लांट डाइवर्सिटी वाला, इसमें वो डायग्राम दे रखा है, पीछे वो डायनासोर वाला दिया हुआ है। तो वैसे तो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। अच्छा, सेकंड बात बताऊं, ये इकोलॉजी से भी ज्यादा कंफ्यूज नहीं है। अब इकोलॉजी तो आपको सर ने पढ़ाई है इतनी, इसलिए अच्छे से समझ में आ गई इंसाफ सर ने। तो एवोल्यूशन है ना, उससे ज्यादा कंफ्यूज नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ। आप आंसर वही लगाओगे जो मैं बताऊंगा, मन मर्जी का आंसर मत लगाना। क्योंकि तुम रिप्रोडक्शन में तो फिर भी लगा सकते थे, यहाँ तो कतई मत लगाना है। और आंसर आपको तभी पल्ले पड़ेगा जब आप पूरी क्लास अटेंड करोगे। आपको लगेगा कि यार सर ये तो महा बोरिंग टॉपिक है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरा काम है पढ़ाना, ठीक है ना, एंटरटेनमेंट करना नहीं है। सुनना ही पड़ेगा आपको। सो तो सो, पढ़ो तो पढ़ो, और पढ़ना ही पड़ेगा। सोने में दूंगा नहीं क्लास में। इधर देखो, पूरे चैप्टर, पूरा चैप्टर एक सिंगल वर्ड पे टिका हुआ है, उसका नाम है बाई चांस। क्या नाम है? सर कैसे? सब कुछ बाई चांस है। जो हो रहा है वो भी बाई चांस है, जो हो चुका है वो भी बाई चांस है, और जो होगा वो भी बाई चांस है। सर कैसे? 2 मिनट के लिए सोचो, यदि इस प्लानेट पे डायनासोर नहीं खत्म हुए होते तो आपको क्या लगता है आज आप और हम यहाँ बैठकर इस बिल्डिंग में ह्यूमंस पढ़ रहे होते? नो, ह्यूमन इवोल्यूशन ही नहीं होता बाई चांस। तो सर बाई चांस डायनासोर क्यों मरे? क्योंकि बाई चांस मेट्रोराइट का हिट हुआ। तो सर फिर हम लोग बाई चांस बने, तो फिर हम इस प्लानेट पे कब तक चलेंगे? हाउ कुड आई नो? मैं भी तो ह्यूमन ही हूँ। हो सकता है कि कोरोना का कोई म्यूटेंट स्ट्रेन आ जाए और इतना घातक हो कि जो ह्यूमानों की जिसकी लिथेलिटी बात करें, मतलब और ज्यादा खतरनाक, 10 टाइम ज्यादा स्प्रेड होता हो। और वो आपकी बार ऐसा, आपकी बात करें लंग्स पर, ऐसा इरिवर्सिबल अटैक करे कि एक के भी लंग्स ठीक नहीं हो रहे। पता लगा अगले 2 महीने में ह्यूमन स्पीशीज प्लानेट से एक्सटिंक्ट, खत्म। एक छोटा सा आरएनए वायरस आपकी पूरी स्पीशीज की धज्जियां उड़ा सकता है। ह्यूमन एक छोटी सी स्पीशीज है, हमारी कोई औकात नहीं है, आपको कोई नहीं बचा सकता। ये नेचुरल डिजास्टर्स है। डायनासोर जब रहा करते थे वो ये सोचते थे, बोले हम ही हमें सब पानी कब है। अब हम बोलते हैं भैया आजकल तो हमें तुम कहो, तुम्हारे तो फॉसिल मिले 6.5 करोड़ साल पुराने, 8 करोड़ साल पुराने। अरे बोलो। तो भाई ह्यूमन एक छोटी सी स्पीशीज है जिसको एक छोटा सा वायरस इसके सुपड़े साफ कर सकता है। 2 मिनट के लिए सोचो, चलो कि आरएनए वायरस ही खत्म हो गया, कल को मार्केट में कोई नया वायरस आता है जो फैलता, यूं मानो की बात करें जो है, मतलब नॉर्मल फूड या फीकोरल रूट से, लेकिन अटैक करता है टी हेल्पर पर,
और फैक्ट्री बनाता है मैक्रोफेज को, वो आपकी ह्यूमन स्पीशीज का लास्ट दिन होगा। और उसमें सपोज कि एफ10 भी एफ7 एंटीजन का काम नहीं कर रहा, आप वैक्सीन भी नहीं बना पाओगे, क्योंकि जब एंटीजन ही नहीं है तो एंटीबॉडी कैसे होगा, क्योंकि कुछ पैथोजन में एंटीजन नहीं होता, तो एंटीबॉडी भी नहीं बनती, तो आप वैक्सीन भी नहीं बना पाओगे। एक वायरस ह्यूमन स्पीशीज के सूपड़े साफ कर सकता है। हाँ, हम कभी भी खत्म हो सकते हैं। अच्छा, हम यहाँ बैठे हैं, पता लगा अभी अपनी बिल्डिंग पर मेट्रोराइट का हिट हुआ, हम सब इसी में दफन हो गए अभी। हाँ, या अभी हम लोग बैठे हुए, पता लगा 5 मिनट बाद ही भयंकर अर्थक्वेक आया, हम इधर ही समा गए, सब चपटे हो गए इधर ही। नीट कैंसल, है ना। तो एवोल्यूशन बाई चांस इवेंट है। क्या है? बाई चांस इवेंट, समझ रहे हो। तो देखो, जो बाई चांस है ना, बस ये इवोल्यूशन है। जो हो रहा वो भी बाई चांस है, जो होगा वो भी बाई चांस है, और जो हो चुका है वो भी बाई चांस है। एनसीईआरटी चला चला के बोलती है इवोल्यूशन इज नॉट अ डायरेक्ट प्रोसेस इन द सेंस ऑफ डिटरमिनिज्म, इट इज अ स्टोकेस्टिक प्रोसेस बेस्ड ऑन द चांस इवेंट इन नेचर एंड चांस म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म। पेज नंबर 132, नीचे से सेकंड पैराग्राफ की लास्ट की 3 लाइन ऐसे लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। मत पढ़ो मत पढ़ो मत पढ़ो मत पढ़ो, काहे पढ़ते हो, वही लिखा हुआ है, अभी समझ में भी नहीं आएगा वो। यानी एवोल्यूशन एक बाई चांस इवेंट है। कौन सा इवेंट है? मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा यही चैप्टर पढ़ाया है। रिप्रोडक्शन में मानो कि इसका 70% पढ़ाया होगा, और फिजियोलॉजी 50% पढ़ाई होगी। इवोल्यूशन इतना पढ़ाया भाई मैंने, एलन में इतना इवोल्यूशन पढ़ाया कि मतलब बच्चों ने नाम ही रख दिया हमारे इवोल्यूशन वाले सर। हाँ, हाँ, ऐसा। अच्छा, ठीक है। तो अब 5 मिनट हो गए, इसमें तो टॉपिक स्टार्ट कर नहीं सकते, कल पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, बाकी का सी नेक्स्ट क्लास।